अपनी सबसे प्यारी लड़की को बचाने के लिए, जिस पल वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, मैंने उसे धोखा देना चुना। सबने मुझे एक बेरहम कमीना कहा और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे छोड़ दिया और एक ड्रग ट्रायल सब्जेक्ट बन गया। 3 साल बाद जब मेरी ट्रायल अवधि समाप्त हुई, तो मैंने सबसे पहले उससे माफी नहीं मांगी। मैं एक फ्यूनरल सर्विस सेंटर गया, क्योंकि 3 साल के ड्रग ट्रायल्स ने मेरे अंगों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। मेरे पास जीने के लिए केवल एक महीना बचा। मैं नहीं चाहता था कि उसे यह सच पता चले कि मेरा धोखा सिर्फ एक नाटक था, और वह अपनी बाकी की जिंदगी पछतावे और खुद को कोसने में बिता दे। इसलिए मैं इस राज को अपने साथ लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। मिस्टर लिन, फ्यूनरल पैकेज जो आपने बुक किया है उसका कुल खर्च 86,000 युआन है। मैंने अपने हाथ में बैंक कार्ड को देखा, मेरे पास केवल 50,000 थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जाने के लिए एक दिलचस्प तरीका चुनना भी मेरे लिए एक विलासिता होगी। मेरे पास अभी केवल 50,000 है। क्या बाकी की रकम के लिए कुछ दिन इंतजार किया जा सकता है? मिस्टर लिन, जब तक बकाया राशि का भुगतान 1 महीने के भीतर हो जाता है, तब तक कोई बात नहीं। 1 महीने में 36,000 युआन कमाना मुश्किल होने वाला था, लेकिन एक तरीका था जो काम कर सकता था। उस रात मैं शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी गाला के प्रवेश द्वार पर आया। बिना आमंत्रण के मुझे सुरक्षा कर्मियों द्वारा दरवाजे पर ही रोक दिया गया। मैंने प्रवेश द्वार पूरे 3 घंटे इंतजार किया, जिसके बाद अंदर के मेहमान आखिरकार चले गए। लू रुयान हाथ में हाथ डाले गुयानचिन के साथ बाहर निकली, पतली और सुंदर। पास ही एक युवा सोशलाइट ने उन पर प्यार लुटाया। आयन, मिस लू वास्तव में आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने बिना पलक झपकाए 80 मिलियन मूल्य की घड़ी पर बोली लगा दी। रुआन ने कहा, शादी केवल एक बार होती है। आपके लिए सब कुछ सबसे अच्छा होना चाहिए। यह मेरा वादा है कि मैं आपसे कभी तलाक नहीं लूंगी। जैसे ही दोनों काली कार में बैठने वाले थे, लिन बेकोंग, मैंने लूरू यान को आवाज दी। लूरू यान ने मेरी आवाज सुनी और मुड़ी। जिस पल उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में कई भावनाएं कौंध गईं, जो आखिरकार एक गहरी नफरत में बदल गईं। मैं उसके पास गया और अपनी कलाई से एक शेल ब्रेसलेट निकाला। लियूरू यान, मैं अभी इस ब्रेसलेट को 36,000 युआन में बदलना चाहता हूँ। यह ब्रेसलेट हाथ से बनाया गया। लू रुयान ने समुद्र तट पर शेल चुने थे जब हमने डेटिंग शुरू ही की थी, और इसे खुद मेरे लिए बनाया था। लिन बे, मुझ पर भरोसा करो। भविष्य में तुम इसके बदले मुझसे दुनिया की सबसे कीमती चीज ले सकते हो। लू रुयान ने मेरे हाथ से ब्रेसलेट छीन लिया। उसकी आंखें मुझे जिंदा निगल जाने के लिए तैयार लग रही। लिन बे, 3 साल अलग रहने के बाद तुम मुझसे सिर्फ पैसे मांगने आए हो। अगर यह काम नहीं करता है तो इसे भूल जाओ। वैसे भी मैंने कभी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। मैं बस मरने से पहले उसे आखिरी बार देखना चाहता था, ताकि उसका चेहरा ठीक से याद रख सकूं। इसके साथ ही मैंने शेल ब्रेसलेट वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लू रुयान ने ब्रेसलेट को सीधे जमीन पर फेंक दिया। क्या यह वही कमीना है जिसने उस समय लू जोंग को छोड़ दिया था? हाँ, मैंने सुना है कि लू जोंग अपनी कंपनी शुरू करने के बीच में थी, जब अचानक उनका हार्ट फेल हो गया और जीवित रहने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी। उसे पता चला और उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। एक अमीर औरत के चक्कर में पड़ गया और उसके पैसों पर जीने के लिए विदेश चला गया। शायद अब उसे हर बात का पछतावा हो रहा है, इसलिए वह बेशर्मी से इस तरह रेंगते हुए वापस आ रहा है। सचमुच बेशर्म। अगर मैं वहां होता तो उसे बर्बाद कर देता। सही बात है, इस लड़के में कुछ हिम्मत है। जो उन्होंने कहा वह सच था, लेकिन उस सच के पीछे छिपे सच को कोई नहीं जानता। उस समय लूरू यान का दिल फेल हो गया था और उसे तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। हर संभव कोशिश करने के बाद मुझे आखिरकार एक ऐसा दिल मिला जो लूरू यान से मेल खाता था। डोनर एक कोमा जैसी स्थिति में था। उसके पिता एक जुनूनी फार्मास्यूटिकल रिसर्चर थे, जो अपने बेटे का दिल दान करने के लिए एक शर्त पर सहमत हुए कि मैं स्वेच्छा से उसकी नई विकसित प्रायोगिक दवा का टेस्ट सब्जेक्ट बन जाऊं। मैं जानता था कि लूरू यान मुझे ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देगी। इसलिए मैंने किसी के साथ मिलकर एक नाटक रचा, उसे धोखा देने और छोड़ने का नाटक किया। एक तेज चुभता हुआ दर्द मेरे सीने से होकर गुजरा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने अपने दांत भींचे और एक आह भी बाहर नहीं निकलने दी। फिर मैं जमीन पर बैठ गया और टूटे हुए शेल ब्रेसलेट के टुकड़ों को एक एक करके उठाया, उन्हें अपनी जेब में रखा और जाने के लिए तैयार हुआ। एक अच्छे कपड़े पहने हुए अमीर महिला ने मेरा रास्ता रोक दिया। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। मैंने सुना है कि उस समय तुम 10,000 के लिए किसी के साथ भी सोने को तैयार थे। यहाँ 10,000 हैं। अपने सारे कपड़े उतार दो और सबको देखने दो कि तुम्हारा वह शरीर कितना बेशर्म है। जब मैं कुछ देर नहीं हिला, तो किसी और ने मुझ पर और 10,000 फेंक दिए। अगर पैसे कम हैं तो मैं और 10,000 जोड़ दूंगा। इसे उतारो। मेरा चेहरा जलने लगा। अगर आपको ये अगर वीडियो आपको ये पसंद आ वीडियो रही पसंद है आ रही तो है आगे तो बढ़ने से आगे पहले बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब और और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जरूर मान की लहर दौड़ गई। मैं जाना चाहता था, लेकिन चारों तरफ से बुरी तरह घिर चुका था। रू यान, चलो चले। इस तरह का आदमी दोबारा देखने के लायक नहीं है। लू रू यान और गुयान चेन कार में बैठने ही वाले थे, जब दूसरी तरफ से किसी अचानक मेरे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। एक बेशर्म इंसान अभी भी इस तरह का नाटक कर रहा है। इसे नंगा करो और सबको देखने दो। मैं जमीन पर बैठ गया, खुद को कसकर समेटे हुए, लेकिन मेरे कपड़े पहले ही फट चुके थे, जिससे मेरी पीठ पर नंगी त्वचा के बड़े हिस्से दिखाई दे रहे थे। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। उससे दूर हो जाओ। सब पीछे हट गए। लूरू यान की गुस्सैल चीख ने भीड़ को तितर बीतर कर दिया। फिर शरीर की गर्मी से गर्म एक जैकेट मुझ पर डाल दी गई। लिन बे, निंग बिंग को खरीदने के बारे में क्या ख्याल है?
जब तुमने उस समय मुझे छोड़ दिया था और उसके पीछे विदेश चले गए थे, तो क्या उसने तुम्हें इस तरह की ज़िंदगी दी थी? उसने मज़ा किया फिर मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं वैसे भी उस समय उसके पैसों के लिए गया था। कोई पछतावा नहीं है। 10,000 की एक रात। लू जोंग क्या इसे आज़माना चाहती है? इतना बेशर्म, पैसों के लिए इतना बेताब। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से 1 लाख युआन मंगवाए और उसे मुझ पर दे मारा। नुकीले कोने ने मेरे गाल को काट दिया। मासिक मूल्य निर्धारण पर कुछ छूट मिलनी चाहिए। आज से तुम मेरे नौकर हो। इस महीने मैं तुम्हारे साथ खेलने में अपना समय लेने वाली हूँ। उसने ये शब्द कहे और फिर गुयान चेन के साथ कार में बैठकर चली गई। मैंने धीरे से ज़मीन से 1 लाख उठाए और खुद पर हंसा। मेरी किस्मत बिल्कुल भी खराब नहीं है। सिर्फ एक दिन में अपनी कब्र की ज़मीन के लिए काफ़ी कमा लिया। बाद में मैंने पैसे फ्यूनरल सेंटर वापस ले जाकर भुगतान किया। फिर लूरू यान द्वारा दिए गए पते पर एक कैब ली। मैं चौनान लेक विला पहुंचा ही था कि हाउसकीपर ने मुझे नौकरों के कपड़ों का एक सेट सौंप दिया। जल्दी बदलो, लू जोंग कहती हैं, तुम्हें आज रात उनके कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा देना है। मैंने कपड़े बदले और दूसरी मंजिल पर बेडरूम के दरवाजे पर आ गया। इससे पहले कि मैं पास पहुंच पाता, मुझे अंदर से आवाज़ें सुनाई दी। मेरा पूरा शरीर जम गया। वे आवाज़ें अदृश्य ब्लेड की तरह लग रही थीं, जो एक एक करके मेरे दिल को काट रही थीं। मैं मुड़ा और घबराहट में भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अचानक खुल गया। लूरू यान वहाँ नाइट वियर में खड़ी थी। उसकी नंगी गर्दन पर अस्पष्ट चुंबन के निशान थे। उसने मुझ पर एक तीखी नज़र डाली। बाहर खड़े होकर किसी और के निजी मामलों को सुनना कैसा लगता है। मैं जानता था कि लूरू यान सालों पहले के उस मामले का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन मैं कोई कमजोरी नहीं दिखा सकता था। मिस जो थोड़ी झिझक रही हैं। लू जोंग ने इतना भुगतान किया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से सबक सिखाने में खुशी होगी। सचमुच बेशर्म। क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं करोगे जब तक कोई तुम्हें पैसे देता है? स्वाभाविक रूप से पैसों से किसे दिक्कत है? तुम्हारे जैसे आदमियों से मुझे घिन आती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ, जानवरों को शायद तुमसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इससे पहले कि मैं लूरू यान का मतलब समझ पाता, मैंने उसे एक ठंडा आदेश देते सुना। इसे पीछे के आंगन में ले जाओ और सेवर के साथ बंद कर दो। फिर 2 नौकर तुरंत आए और मुझे पीछे के आंगन में खींच ले गए। वहां पहुंचने पर ही मुझे समझ आया। सेवर एक खूंखार तिब्बती मास्टिफ था। उसके विशाल नुकीले दांतों को देखकर मैं खुद को पूरी तरह से कांपने से नहीं रोक सका। अनाथालय में एक बच्चे के रूप में मुझे एक कुत्ते ने काट लिया। मुझे तब से कुत्तों का गहरा डर था। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो। लिनबे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे? अब तुम क्यों डर रहे हो? मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन इस तरह की अजीब चीज़ें की कीमत अतिरिक्त होती है। और 10,000 जोड़ो और इस आदमी को अंदर फेंक दो। नौकरों ने ताकत का इस्तेमाल किया और मुझे पिंजरे में धकेल दिया और उसे बंद कर दिया। जब गुयान कपड़े बदलकर बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि बॉडीगार्ड मुझे ले जा रहा था, जबकि लूरू यान पागलों की तरह बाहर भागने की कोशिश करते हुए उनके पीछे दौड़ रही थी। यहाँ तक कि उसने यह भी नहीं देखा कि उसने उसे टक्कर मार दी थी। गु यानचिन की नज़र मुझ पर टिकी। उसकी आंख में ईर्ष्या और क्रूरता की एक चमक थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली, तो मैंने खुद को एक मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मेरे निचले पैर के घाव पर पहले ही पट्टी बांधी जा चुकी थी। गुआनचिन मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। मुझे जागते देखकर उसकी आवाज़ तीखी और तनावपूर्ण थी। लिनबे, तुम्हें तब वापस क्यों आना पड़ा? जब रुयान का दिल फेल हो गया था, तब तुमने उसे छोड़ दिया था। तुमने उसे शादी के घर में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। क्या तुम जानते हो कि वह लगभग मर चुकी थी? जब मैं वहां पहुंचा, तो वह हर जगह खून की उल्टियां कर रही थी, फिर भी तुम्हारा नाम ले रही थी। ये उसकी किस्मत थी कि वह बच गई। मैंने उसे अस्पताल भेजा ही था कि एक डॉक्टर ने आकर कहा कि उन्हें उसके लिए एक मैचिंग हार्ट मिल गया है। लेकिन अस्पताल से बाहर आने के बाद उसने सबसे पहले काम तुम्हें ढूंढने का किया। उसने कहा कि वह ठीक हो गई है, ताकि तुम उसे अब अस्वीकार न। वह पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी और तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी देगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसे छोड़ दिया और आज़ादी से जीने चले गए। क्या तुम जानते हो कि रू यान एयरपोर्ट पर कितनी बेताबी से रोई थी? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इन 3 सालों में मेरी तकलीफ लू रू यान से कम नहीं थी। मैं उस रोशनी रहित प्रयोगशाला में फंसा हुआ था, अंतहीन दवाओं और अंतहीन ड्रग एक्सपेरिमेंट्स के अलावा कुछ भी किए बिना जाने में असमर्थ। हर एक दिन मैंने रूयान के दिल में जगह बनाने से पहले उसके साथ 3 साल बिताए। अब हम आखिरकार शादी करने वाले थे, और फिर भी तुम पैसों के लिए वापस आ गए और रूयान को फिर से परेशान कर रहे हो। मैं कहना चाहता था कि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं हूँ। मैं मर रहा हूँ और मैं लूरू यान को आखिरी बार देखना चाहता था। लेकिन अंत में मैं इसमें से कुछ भी नहीं कह सकता। यह सब कहने के बाद उसने अचानक मुझे बिस्तर से बाहर खींचा, फिर अपना सिर दीवार से दे मारा। उसके माथे से ताज़ा लाल खून निकलने लगा। लूरू यान ने आवाज़ सुनी और कमरे में भागी, पागलों की तरह गुआन को सहारा दिया और बेताबी से पूछा कि क्या हुआ था। गुयान चेन ने कहा, रूयान, लिनबे ने मुझे धक्का दी। मैं अपनी जगह पर जम गया। मुझे गुयान चेन से इस तरह फंसाने की उम्मीद नहीं थी। मैं खुद को समझाने ही वाला था कि लू रुयान ने एक पैर उठाया और मुझे जोर से लात मारी। अगर आचेन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। इसके साथ उसने गुयान चेन को पकड़ा और अस्पताल की ओर भागी। कुछ देर बाद हाउसकीपर लोगों को कमरे में ले आया और मुझे अस्पताल ले गया, जैसे कि मैं कोई जघन्य अपराधी हूँ। अस्पताल में गुयान चेन का सिर पहले ही पट्टियों में लिपटा हुआ था। वह अब अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ पीला दिख रहा था। लूरुयान की आंखें चिंता से भरी थीं, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वह चिंता एक गहरी नफरत में बदल गई। घुटने टेको और आचेन से माफी मांगो,
मुझे नीचे दबाया गया और घुटने टेकने पर मजबूर किया गया, हिलने में असमर्थ। इस पल मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया। मेरी आंखों में एक भारीपन और गहरी थकावट थी। जब मैंने पूछा, अगर मैं माफी मांग लूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? मुझे जाने दो, मैं सचमुच थक चुका हूँ। इस समय शारीरिक और मानसिक रूप से दर्द में हूँ। मैं बस एक शांत जगह तलाशना चाहता हूँ और अंत आने का इंतजार करना चाहता हूँ। जाने शब्द को सुनकर लू रुयान का दिल अनैच्छिक रूप से कांप उठा। उसने अस्पताल के बिस्तर के पास से कप उठाया और पानी मेरे चेहरे पर फेंक दिया। तुम्हें मुझसे मोलभाव करने का कोई अधिकार नहीं है, लिनबे। तुम मेरे कर्जदार हो और इस जीवन काल में तुम कभी भी इसे चुका नहीं पाओगे। लू जोंग का इस तरह का व्यवहार वास्तव में लोगों को यह प्रभाव देता है कि आप नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। पुरुषों और महिलाओं का प्यार में पड़ना और बाहर निकलना पूरी तरह से सामान्य है। यह ऐसा कैसे हो गया कि मैं आपका कर्जदार बन गया? तुम्हारे पास दिल नहीं है। इसका सिर नीचे दबाओ और इसे आचिन के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर करो। अब किसी ने तुरंत मेरा सिर पकड़ लिया और उसे जोर से फर्श पर दे मारा, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक कि मेरा माथा लाल और सूज नहीं गया और खून नहीं बहने लगा। फिर भी कोई नहीं रुका। अंत में यह गुयानचिन ही था जिसने बात। रुयान, मैं अब ठीक हूँ। इसे जाने दो आचिन, इसके इरादे शातिर हैं। इसने तुम पर हाथ उठाने तक की हिम्मत की। तुम्हें इस पर दया करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर दया नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को इस बात से मुक्त करो। रुयान, 3 साल हो गए हैं। अब इसे भूल जाने का समय आ गया है। ज्यादा मत सोचो। मैंने उसे बहुत पहले ही प्यार करना बंद कर दिया था। अभी मैं बस इस बेरहम आदमी से बदला लेना चाहती हूँ। क्या यह सचमुच सच है? बिल्कुल। मैं तुमसे वादा करती हूँ। हमारी शादी से पहले मैं उसे हमारी दुनिया से पूरी तरह से गायब कर दूंगी। गुयानचिन ने अनिच्छा से सिर हिलाया। लूरू यान मुड़ी और उसने मुझे देखा, जिसका सिर फटा हुआ था और खून बह रहा था, और कहा, ठीक है, एक डॉक्टर को ढूंढो और इसकी पट्टी करवाओ। डॉक्टर, जो बेतरतीब ढंग से बुलाया गया था, मुझे फर्श पर देखकर हैरान रह गया। मिस्टर लिन, आप यहाँ कैसे? आप इसे जानते हैं? मेरा दिल उछल पड़ा। डॉक्टर लू कोई ऐसे व्यक्ति थे जो सालों पहले हुए हार्ट ट्रांसप्लांट का सच जानते थे। उस समय उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी। श्याओ वूजी एक फार्मास्यूटिकल पागल है। उसने अपने ही बेटे को एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया और उसे कोमा जैसी स्थिति में छोड़ दिया। अगर तुम उसकी प्रयोगशाला में एक टेस्ट सब्जेक्ट बनते हो तो यह अपनी जान दांव पर लगाने से अलग नहीं है। लेकिन मैंने जिद की थी कि लूरुयान को बचाने के लिए जान के बदले जान का सौदा भी सही था। अगर लूरुयान सवाल पूछना शुरू कर देती तो उस समय का सच छिपाना असंभव होता। इसलिए मैंने पहले ही बात काट दी। डॉक्टर लू ने एक बार मेरा आपातकालीन इलाज किया था। मैं एक रात मिसबा निंग बिंग के साथ बहुत लापरवाह हो गया था और अस्पताल पहुंच गया था। लिनबे, तुम सचमुच बेशर्म हो। इस अस्पताल के कमरे और इसमें मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से स्टेरलाइज करो। इसके साथ ही वह गुयान के साथ बाहर चली गई। मैंने डॉक्टर लू की आस्तीन पकड़ी और गुहार लगाई। डॉक्टर लू, कृपया लू रुयान को उस सच के बारे में मत बताना जो उस समय हुआ था। तुमने उसे बचाने के लिए उस प्रयोगशाला में 3 साल तक बर्बादी झेली। अब तुम मर रहे हो और वह अभी भी तुम्हें गलत समझती है। क्या यह वास्तव में इसके लायक था? यह इसके लायक। बहुत जल्द प्रोटेक्टिव गियर पहने नर्सों का एक समूह कीटाणुनाशक लेकर अंदर आया। उसने मुझ सहित हर चीज पर बड़ी मात्रा में स्प्रे किया। धुएं से मेरा दम घुटने लगा जब तक कि मेरी आंखों से आंसू नहीं बहने लगे। डॉक्टर लू ने एक गहरी सांस ली, मुझे एक टिश्यू दिया, फिर मेरे घायल माथे को कीटाणुरहित करने और पट्टी बांधने में भी मदद की। आने वाले दिनों में लूरू यान ने मेरे साथ कुछ भी अजीब करना बंद कर दिया। वह सचमुच सिर्फ एक नौकर की तरह मेरा इस्तेमाल करती थी, मुझे प्रताड़ित करती थी। जब वह पैर धोती थी तो वह मुझसे बेसिन पकड़वाती थी, फिर बेसिन को लात मारकर गिरा देती थी और मुझे फर्श पर घुटने टेक कर इसे साफ करने पर मजबूर कर। जो खाना मैंने बड़ी मेहनत से पकाया था, लूरू यान ने उसे मेरे ठीक सामने कुत्ते के कटोरे में डाल दिया। तुम्हारे जैसे गंदे इंसान द्वारा बनाई गई चीज केवल चोंगवू के खाने के लायक है। वह युआन को लग्जरी स्टोर्स में शॉपिंग पर ले गई, एक पूरे ब्रांडेड वॉच स्टोर को खरीदने के लिए करोड़ों खर्च किए और मुझे हर एक घड़ी को पैदल विला तक वापस ले जाने के लिए मजबूर किया, जब तक कि मैं पूरे एक दिन और रात तक आगे हाइफन पीछे दौड़ता नहीं रहा और सड़क पर बेहोश होकर गिर नहीं गया। जब मैं अस्पताल में दोबारा जागा तो डॉक्टर लू ने मुझे बताया कि इन पिछले कुछ दिनों के गंभीर शारीरिक तनाव के कारण मेरा शरीर अब और नहीं झेल सकता था। ज्यादा से ज्यादा जीवन का केवल एक सप्ताह बचा था। उन शब्दों को सुनकर मुझे केवल राहत महसूस हुई। मैं आखिरकार इस आधे मरे हुए शरीर को लूरू यान के लिए महसूस होने वाली इस दम घुटने वाली तड़प के बीच खींचना बंद कर सकता था। लेकिन मेरे मरने से पहले एक और चीज थी जो मुझे करनी थी। तभी लूरू यान का फोन आया। लिनबे, तुम एनीमिया के कारण बेहोश हो गए थे और तुम अभी भी अस्पताल में कामचोरी कर रहे हो। अभी रोमांटिक ब्राइडल पर पहुंचो और आचेन को कपड़े आजमाने में मदद करो। मैं बिस्तर से उठा और ब्राइडल शॉप की ओर भागा क्योंकि मेरा चेहरा बहुत डरावना पीला था। मैंने इसे छिपाने के लिए एक नर्स से हल्का मेकअप भी करवा लिया। जब मैं ब्राइडल शॉप पहुंचा तो लूरू यान और गुयानचिन पहले ही वेडिंग ड्रेस और सूट पहनकर फिटिंग रूम से बाहर आ चुके थे। पूरी ड्रेस हल्के लैवेंडर रंग पर आधारित थी, जो लूरू यान के सुंदर फिगर को पूरी तरह से रेखांकित कर रही थी।
दुकान के कर्मचारी तारीफों से भरे थे। यह वेडिंग ड्रेस बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है कि लू जोंग ने इसे खुद डिजाइन किया था। हाँ, ऐसा लगता है कि हर लेवेंडर डिटेल को प्रोवेंस से सावधानीपूर्वक दोबारा बनाया गया था। मैं वहां बेवकूफ़ों की तरह खड़ा रहा। मेरी आंखें नम होने से खुद को नहीं रोक सकी। यह वेडिंग ड्रेस वह थी जिसे मैंने लूरू यान के लिए डिजाइन किया था। लूरू यान ने वास्तव में इसे सच कर दिखाया था। लेकिन जिस व्यक्ति से शादी करने के लिए वह यह ड्रेस पहन रही थी, वह अब मैं नहीं था। लूरू यान ने प्यार से गुयान चेन के बालों को सहलाया। जब वह मुड़ी और उसकी नज़र फिर से मुझ पर पड़ी, तो वह फिर से उसी ठंडी काटने वाली नज़र में बदल गई। तुम्हारा रंग बहुत स्वस्थ है, अभी भी बहाने बना रहे हो, तो तुम सचमुच नाटक कर रहे थे। मैं वास्तव में मौका मिलने पर कुछ अतिरिक्त दिन आराम करने की योजना बना रहा था। लिनबे, मैंने तुम्हें 1 महीने के लिए काम पर रखने के लिए 1 लाख का भुगतान किया है, मजे करने के लिए नहीं। जल्दी जाओ, आचेन के जूते लेकर आओ। मैं वहां गया और रैक से नुकीले जूते उठाए, उन्हें गु यानचिन के पैरों के पास रख दिया। गुआनचिन ने कदम आगे बढ़ाया। तलवा मेरे हाथ पर जोर से पड़ा। मैं तुरंत दर्द से चीख पड़ा। ओह, मेरी आंखें धुंधली हो गईं, ठीक से देख नहीं पाया। यह सिर्फ एक नौकर का पैर के नीचे आना है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लूरुयान वहां आई और उसने गुयान चेन का हाथ थाम लिया। गुयान ने लूरुयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुद्ध, बिना छिपा हुआ प्यार था। अटेंडेंट ने लूरुयान की स्कर्ट को ठीक करने के लिए समझदारी से कदम आगे बढ़ाया और मैं किनारे धकेल दिया गया। मैं एक फीकी अभिव्यक्ति के साथ पीछे हटा और कमरे से बाहर चला गया, लेकिन मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी ने मेरी आस्तीन पकड़ ली। लूरुयान ने मुझे पास के वॉशरूम में खींच लिया, अपने शरीर से मेरा रास्ता रोक दिया। लिनबे, अगर तुमने उस समय धोखा न दिया होता, तो आज यह सब तुम्हारा होता। तुम्हें अब सचमुच पछतावा हो रहा होगा। पछतावा? अगर मैं उस समय एक ड्रग ट्रायल सब्जेक्ट बनने के लिए सहमत न हुआ होता, तो मैंने उन 3 काले सालों को नहीं झेला होता और इस तरह मौत का सामना नहीं कर रहा होता। लेकिन अपने सामने लूरुयान को सही हाइफन सलामत खड़ा देखकर मुझे लगा कि यह सब इसके लायक था। नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। क्यों? तुमने उस समय पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया था। अब मेरे पास पैसा और रुतबा है। तुम्हें पछतावा क्यों नहीं है? कोई कारण नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है, मुझे उसका कभी पछतावा नहीं होता। इस कार्ड पर अभी भी 6 4 0 0 0 बचे हैं। इसे वापस ले लो। अब से मैं आपका नौकर नहीं हूं। लूरुयान, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लूरुयान को कुछ न कहते देखकर मैंने कार्ड सीधे उसके हाथ में थमा दिया और जाने के लिए मुड़ा। मुझे डर था कि अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो मेरे दिल की भावनाएं दबना बंद हो जाएंगी। लेकिन मेरे हाथ ने दरवाजे के हैंडल को छुआ ही था कि लूरुयान पीछे से दौड़ी आई। अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपेट ली और मुझे वापस दीवार से सटा दिया। लिनबे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी 3 साल पहले वाली नासमझ लूरुयान हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो छोड़कर जा सकते हो? जब चाहो मुझे छोड़ सकते हो? तभी दरवाजा अचानक धकेल कर खोला गया। गुयानचेन अपने दूल्हे के सूट में दरवाजे पर खड़ा था। वह खुली आंखों से घूर रहा था, अपने सामने जो देख रहा था उस पर विश्वास करने में असमर्थ। खोया हुआ होश वापस आ गया। लूरुयान ने मुझे छोड़ दिया। उसकी नज़र गुयानचेन की ओर देखते हुए अपराध बोध से भरी। हिनगुयान कई कदम पीछे लड़खड़ाया और दरवाजे से बाहर भागा और लूरुयान ने तुरंत उसका पीछा किया। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत एक साथ खत्म हो गई हो। मैं दीवार के सहारे नीचे खिसक गया और फर्श पर गिर गया। मैंने अपना हाथ उठाया और अपना चेहरा ढक लिया। आंसू अभी भी मेरी उंगलियों के बीच से फिसल रहे थे। मैं महसूस कर सकता था कि लूरू यान के दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार था, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे सकता था। मैं मर रहा था। भगवान, आप मुझे और लूरू यान को इस तरह क्यों तड़पा रहे हैं? दूसरी तरफ गुआन अभी दरवाजे से बाहर भागा ही था कि एक तेज रफ्तार कार सीधे उसकी तरफ आई। लूरू यान ने बिजली की गति से प्रतिक्रिया की और उसे पीछे खींच लिया। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दो। इस तरह तुम और लिनबे खुलेआम एक साथ रह सकते हो। आचिन, मेरी बात सुनो। मैं यह नहीं सुनना चाहता। मैं ये नहीं सुनना चाहता। आचेन, मैं वास्तव में तुमसे शादी करने की योजना बना रही थी। लेकिन जिस पल से लिनबे मेरे सामने आया, मेरा दिल मेरे नियंत्रण में रहना बंद हो गया। मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं उससे और भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर मैं इन परिस्थितियों में अब तुमसे शादी करती हूँ, तो यह तुम्हारे साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। रुयान, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिनबे तुम्हारे प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। उसने तुम्हें तुम्हारे सबसे बेबस, सबसे निराशाजनक पल में छोड़ दिया। मैं ही था जो हर समय तुम्हारे साथ रहा। रुयान, तुम मेरी तरफ थोड़ा और क्यों नहीं देख सकती? लेकिन मैंने लिनबे से 18 साल तक प्यार किया है। अनाथालय में पहली बार 7 साल की उम्र में उससे मिलने के बाद से। जब उसने मुझे एक कैंडी थमाई थी, जब मैं रात में चुपके से रो रही थी, उसका चेहरा मेरे दिल में बसा हुआ है। जब उसने मुझे छोड़ दिया, तब भी मैं उसे कभी नहीं भूल पाई। आचिन, मुझे खेद है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रुयान, होश में आओ। लिनबे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वह केवल तुम्हारे पैसों के लिए वापस आया है। भले ही यह मेरे पैसों के लिए हो, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। बाद में लूरू यान स्तब्ध गुयान चेन को वापस ब्राइडल शॉप में ले आई। जैसे ही वह अपनी सच्ची भावनाएं बताने वाली थी, मैं पहले ही बोल पड़ा। लू जोंग, मेरी कुछ समय पहले बिंग के साथ लड़ाई हुई थी, इसलिए मैं अभी तुम्हें ढूंढने वापस आया था। बिंग बिंग का फोन आया और हमारा पैचअप हो गया। उसने मेरे लिए खूबसूरत देश की वापसी की फ्लाइट भी बुक कर दी है। मैंने वापस जाने का फैसला किया है। मैं आपकी और मिस्टर गू की शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। आप दोनों को एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी और जल्द ही बच्चों की शुभकामनाएं। क्या लू जोंग को वास्तव में मुझे यह इतनी स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता है? जाहिर है कि एक बैकअप विकल्प।
जब बिंग बिंग और मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने एक सुरक्षा कवच के रूप में तुम्हारे पास वापस आने के बारे में सोचा। अब जब बिंग बिंग वापस आ गई है और उसने मेरे साथ पैचअप कर लिया है तो बेशक मैं उस व्यक्ति को चुनूंगा जिसे मैं वास्तव में पसंद करता हूँ। लू जोंग भी खराब नहीं है। यह मेरे लिए बहुत पारंपरिक है। मैं वह निंग बिंग जैसी किसी लड़की को पसंद करता हूँ, वह प्रकार जो मुझे वास्तव में संतुष्ट करता है। लिन बे, तुम सचमुच बेशरम हो। यह सही है, मैं बेशरम हूँ। लू जोंग को यह 3 साल पहले ही जान लेना चाहिए था। इसके साथ ही मैंने जाने के लिए पैर उठाया। लूरू यान ने अपना हाथ उठाया और मेरा रास्ता रोक दिया। लिन बे, मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस दो। अब से मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें कभी दोबारा न देखूं। मैं चलते चलते रुक गया। मैंने वह शेल ब्रेसलेट जिसे मैंने पैरों तले कुचल दिया था और अपनी कलाई से ठीक किया था निकाला और आगे बढ़ा दिया। लूरू यान ने ब्रेसलेट लिया और फिर से बिना किसी दया के शेल को धूल में मिला दिया, जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। मैंने अपने खुद के दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। क्या मैं अब जा सकता हूँ? मेरे पास तुम्हें वापस करने के लिए कुछ है। एक बार जब तुम इसे ले लोगे तो इस मोड़ से आगे तुम जियो या मरो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये वही शब्द हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा था। अभी मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद लूरुयान अभी भी स्वास्थ्य, खुशी, शांति और आनंद के साथ जी सके। हिन, यहाँ मेरा एक पल इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे दिल में केवल तुम होगे और मैं केवल तुमसे प्यार करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाद में लूरुयान मुझे शहर की सबसे बड़ी कैंडी की दुकान पर ले गई। दुकान की सारी कैंडी मेरे लिए बाहर ले आओ। मिस, क्या आप पक्का कह रही हैं कि आपका मतलब सारी कैंडी से है? यह सही है, सारी कैंडी। गोदाम की हर एक कैंडी बाहर लाई गई और उन दोनों के सामने ढेर लगा दी गई। लिनबे, एक समय की बात है, तुमने मुझे कैंडी का एक टुकड़ा दिया था और मेरा प्यार छीन लिया था। अब मैं अपना प्यार वापस खरीदने के लिए इसे तुम्हें 1000 गुना करके लौटा रही हूँ। अच्छा है लूरुयान, इस मोड़ से आगे हमारा एक दूसरे पर कोई कर्ज नहीं है, ये सही है। कोई कर्ज नहीं बचा। लूरुयान ने मुझे दोबारा एक बार भी नहीं देखा। वह मुड़ी और दृढ़ संकल्प के साथ चली गई। भीड़ में उसका अक्स पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद ही मैंने आखिरकार अपनी नजरें हटाईं। मैंने जमीन पर रखी कैंडी खोली। एक के बाद एक टुकड़ा अपने मुंह में तब तक ठूंसता रहा जब तक कि मैं बीमार नहीं हो गया। फिर रुक गया। मैं जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोया और रोने के जरिए इन सालों की सभी शिकायतों और दर्द और लू रुयान के लिए मेरे मन में दबे प्यार को बाहर निकाला। अंत में मैंने दुकान के कर्मचारियों से सभी कैंडी को पैक करने और बच्चों के लिए कैपिटल अनाथालय भेजने के लिए कहा। अगले दिन मैंने एक फ्लाइट टिकट खरीदा और उस मंजिल की ओर चल पड़ा जिसे मैंने अपने लिए चुना था, प्रोवेंस। मैंने एक फ्लोरल बरियल बुक किया। मृत्यु के बाद मेरी राख को प्रोवेंस के लेवेंडर के खेतों में बिखेर दिया जाना था। लेकिन जिस पल मैं विमान में सवार होने वाला था, बड़ी स्क्रीन पर एक कार दुर्घटना के बारे में समाचार प्रसारित किया जा रहा था। मैंने तुरंत पहचान लिया कि जो गाड़ी पहचान में न आने की हद तक तबाह हो चुकी थी वह लूरुयान की। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। मैं मुड़ा और अस्पताल की तरफ भागा। पूरे रास्ते में लूरुयान का फोन मिलाता रहा, लेकिन किसी ने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, लूरुयान के सही सलामत होने की भीख मांगी। मैं कीमत के रूप में अपना सब कुछ लगाने को तैयार था। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर लू ने गुयान चेन से गंभीरता से कहा, मरीज को सफलतापूर्वक होश में ला दिया गया है और अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन टक्कर में उसकी आंखों पर चोट आई है। कॉर्निया गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जब वह जागेगी तो अंधी होगी। डॉक्टर, कृपया उसकी आंखों का इलाज करें। उसकी दृष्टि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह अंधी नहीं हो सकती। उसे ठीक करने के लिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लेकिन हॉस्पिटल में वर्तमान में कोई कॉर्नियल डोनर नहीं है। मैं दान करूंगा। मैं दान करूंगा। मैं अपने कॉर्निया दान करने के लिए तैयार हूँ। कृपया तुरंत सर्जरी करें। मिस्टर लिन, कॉर्निया किसी जीवित व्यक्ति से दान नहीं किए जा सकते। आप जानते हैं कि मेरे पास वैसे भी जीने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं, भले ही आपकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी हो। अस्पताल में जीवित शरीर से कॉर्निया लेने का कोई उदाहरण नहीं है। कानूनी या नैतिक रूप से इसकी अनुमति नहीं है। अगर मुझे पहले अपनी आंखें बंद करनी ही है तो मुझे अभी अपनी आंखें बंद करने दीजिए और आपको दिखाने दीजिए। अंत में बातचीत के बाद एक बार जब मैंने लाइबिलिटी वेवर पर हस्ताक्षर कर दिए तो अस्पताल सर्जरी करने के लिए सहमत हो गए। यह देखकर कि मैंने राहत की सांस ली है, मैं गुयान चेन की तरफ मुड़ा और कहा, कृपया यूरुयान को मत बताना कि मैंने कॉर्निया दान किए थे। यह क्या चल रहा है? तुम कैसे मर सकते हो? क्या तुमने सचमुच उस समय पैसों के लिए रुयान को धोखा दिया था? मिस्टर गू, भविष्य में कृपया लूरुयान का अच्छे से ख्याल रखें। इसके साथ ही मैं बिना पीछे देखे मुड़ा और ऑपरेशन थिएटर में चला गया। ऑपरेशन थिएटर में लूरुयान और मैं दो पास पास के बिस्तरों पर लेटे थे। मैंने हाथ बढ़ाया और लूरुयान का हाथ थाम लिया। अपनी तर्जनी उंगली को उसकी तर्जनी उंगली के साथ आपस में फंसा लिया और उस नाम को पुकारा जिसे मैंने इस पूरे समय अपने दिल में छुपा कर रखा था। बेबी, मैं बहुत खुश हूं कि मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए एक आखिरी काम कर पा रहा हूं। बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अलविदा। जैसे ही एनेस्थीसिया धीरे धीरे मेरे शरीर में इंजेक्ट किया गया, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंत में मेरी उंगलियां भी ढीली और बेजान होकर गिर गईं। लूरुयान को ऐसा लगा जैसे उसने बहुत लंबा सपना देखा हो। उस सपने में अनाथालय में मुझसे उसकी पहली मुलाकात थी। हमारा पहली बार हाथ पकड़ना, हमारा पहला किस, फिर मेरा धोखा और अफेयर आया। और बाद में हम दोनों कैंडी की दुकान में हाथ डाले चल रहे थे। अपनी धुंधली स्थिति में उसने अचानक किसी को कहते सुना, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी सफल रही। डोनर लिनबे की मृत्यु हो गई है।
डोनर लिनबे की मृत्यु हो गई है। कुछ ही समय बाद मेरे शरीर को एक सफ़ेद चादर से ढक दिया गया और ऑपरेशन थिएटर से बाहर धकेल दिया गया। गुआन घबराहट में आगे बढ़ा और पूछा कि उसे क्या हुआ था। सर्जरी के दौरान मिस्टर लिन का हार्ट फेल हो गया और वह शॉक में चले गए। उनका निधन हो गया है। गु यानचिन पूरी तरह से स्तब्ध था, अपनी आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर विश्वास करने में असमर्थ। उसे अभी अभी पता चला था कि लूरू यान को दिए मेरे धोखे के पीछे कुछ छिपा हो सकता है। अब मैं उसके ठीक सामने मर चुका था। तभी फ्यूनरल सर्विस सेंटर के कर्मचारी उस ऑथराइजेशन लेटर के साथ पहुंचे जिस पर मैंने अपनी मृत्यु से पहले हस्ताक्षर किए थे, और डॉक्टर से कहा, मिस्टर लिन ने 10 दिन पहले ही अपने खुद के फ्यूनरल की व्यवस्था कर ली थी। कृपया मिस्टर लिन के शरीर को हमारी देखरेख में ट्रांसफर करें। आपका मतलब है कि लिनबे ने 10 दिन पहले ही अपने खुद के फ्यूनरल की व्यवस्था कर ली थी? हाँ, हम अब समझौते को पूरा करेंगे, मिस्टर लिन का अंतिम संस्कार करेंगे और उनके लिए फ्यूनरल सर्विस आयोजित करेंगे। इसके साथ ही वे मेरे शरीर को व्हीलचेयर पर ले गए। गुयानचिन ने सहज रूप से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ लूरुयान को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जा रहा था। उसके पास किसी और चीज के लिए वक्त नहीं था। वह सीधे लूरुयान के साथ रिकवरी वार्ड में गया। 2 घंटे बाद लूरुयान एनेस्थीसिया से जागी और उसने गुयानचिन को अपने बिस्तर पर पहरा देते देखा। वह अपने दिल की निराशा को छिपा नहीं सकी। उसके सपने मेरे चेहरे से भरे थे, लेकिन जागने पर उसने जिस व्यक्ति को देखा वह मैं नहीं था। रुयान, तुम्हें अपना दिमाग साफ करने की जरूरत है। उस बेरहम आदमी ने शायद खूबसूरत देश के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ ली होगी और बिंग बिंग के साथ शानदार समय बिता रहा होगा। रुयान, तुम जाग गई हो। आचिन, मैंने तुम्हें परेशान किया। रुयान, जब तक तुम ठीक हो। इस बिंदु पर वार्ड डॉक्टर लूरुयान का पोस्ट सर्जरी चेकअप करने के लिए अंदर आए। विजन नॉर्मल है। पोस्ट कॉर्नियल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन रिस्पॉन्स के कोई लक्षण नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है? उसने ऑपरेशन थिएटर में रहते हुए किसी को कुछ कहते हुए धुंधला सा सुना था। उसने सोचा था कि वह सपना देख रही थी, तो वह सपना नहीं था, यह सही है। कार दुर्घटना में आपकी आंखों पर चोट लगी थी और आपके कॉर्निया गंभीर रूप से फट गए थे। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बिना आप अंधी हो जाते। मुझे अपने कॉर्निया किसने दान किए? गोपनीयता के सिद्धांतों के चलते हम डोनर के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं कर सकते। अगर वे मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगा लूंगी। रूयान, तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ। मैं पहले से ही जानती हूँ कि वह कौन है। यह वह व्यक्ति था जिसकी सर्जरी के दौरान कार्डियक शॉक से मृत्यु हो गई थी। अस्पताल सैद्धांतिक रूप से डोनर की जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इसे तब देखा था जब सर्जरी हो रही थी, और मैंने अपने असिस्टेंट से उनके परिवार को मुआवजा राशि देने के लिए भी कहा था। आचिन, क्या तुम जानते हो, अभी ऑपरेशन थिएटर में मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा था। वह सपना लिनबे के चेहरे से भरा था। मैंने यह सपना भी देखा था कि वही था जिसने मुझे कॉर्निया दान किए थे। यह हास्यास्पद है ना? रूयान, लिनबे को भूल जाओ। पहले की यादों को एक चकाचौंध भरे, खूबसूरत, फिर भी दर्दनाक रूप से उकेरे गए सपने की तरह समझो। मुझे वास्तव में आगे देखना चाहिए। लिनबे, अब से मैं तुम्हें अपनी यादों से पूरी तरह से मिटाने जा रही हूँ। 1 हफ्ते बाद लू रुयान को अस्पताल से छुट्टी मिली। उसने गुयान चेन के साथ अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी की खबरें पूरे इंटरनेट पर हर तरफ फैल गईं। लेकिन शादी की तारीख जितनी नज़दीक आ रही थी, लू रुयान को अंदर से उतना ही दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। उसका दिमाग बार बार शादी से भागने, मुझे ढूंढने के लिए खूबसूरत देश जाने का विचार ला रहा था। लेकिन हर बार जब वह विचार मुश्किल से सतह पर आता, लूरू यान उसे जबरदस्ती दबा देती। उसने खुद से कहा कि यह आचेन ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। यह आचेन ही था जिसने उसके जीवन के सबसे काले और सबसे निचले पल में उसका साथ दिया था। वह आचेन को नीचा नहीं दिखा सकती थी। धीरे धीरे लू रू यान ने शराब के सहारे खुद को सुन्न करना सीख लिया। केवल इसी तरह वह दर्द महसूस करना बंद कर सकती थी। एक बार फिर नशे में धुत होने के बाद लू रू यान ने गुयान चेन को पकड़ा और पीड़ा में रो पड़ी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मैं उस समय तुम्हारे मुझे छोड़ने को माफ कर सकती हूँ। मैं खूबसूरत देश में तुम्हारे और बिंग बिंग के बीच की हर चीज़ को अनदेखा कर सकती हूँ। लिन, मेरे पास वापस आ जाओ। जो वेडिंग ड्रेस तुमने डिज़ाइन की थी, मैंने उसे बनवाया था। तुमने उस दिन इसे देखा था, है ना? क्या यह बिल्कुल वैसी ही है जैसा तुमने कभी वर्णन किया था? जब मैं इस वेडिंग ड्रेस को डिज़ाइन कर रही थी, मैंने अनगिनत बार इसे पहनने और तुमसे शादी करने की कल्पना की थी। लिनबे, मेरे पास अब पैसा है। मैं उन सभी सपनों को सच कर सकती हूँ जो तुम चाहते थे। तुमने मेरे बजाय बिंग बिंग को क्यों चुना? क्यों? क्यों? लूरू यान नशे में धुंधली आंखों से गुयान चेन का हाथ खींचती रही, उससे बार बार जवाब मांगती रही। उस पल गुयान चेन का दिल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वह हमेशा से जानता था कि लूरू यान मुझसे गहराई से प्यार कर, भले ही लूरू यान दिन में अच्छा होने का नाटक करती थी। वह जानता था कि लूरू यान का दिल एक भी पल के लिए मुझे नहीं भूला था। लूरू यान को घर छोड़ने के बाद गुयान चेन विला से बाहर चला गया। उसने ऊपर अंधेरे और भारी आसमान की तरफ देखा और कहा, वे कहते हैं कि जो लोग गुजर जाते हैं वे आसमान में तारे बन जाते हैं। लिनबे, क्या तुम भी अब एक तारा बन गए हो? पहले उसने सोचा था कि मैं एक मुफ्तखोर, भौतिकवादी और शातिर हूँ, लेकिन कॉर्निया डोनेशन की घटना के बाद गुयान को धुंधला सा एहसास होने लगा कि वह और लूरुयान इस पूरे समय मुझे गलत समझ रहे थे।
शायद मेरी हरकतों के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन अब उसे लगा कि और गहराई से खोदने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ही मर चुका था। मरे हुए वापस जिंदा नहीं हो सकते। उनके लिए सच केवल तकलीफ का एक और स्रोत हो सकता है। शादी को एक समय सीमा के रूप में इस्तेमाल करते हुए गुयान चेन ने अपने दिल में एक सीमा तय कर ली थी। अगर लूरू यान सचमुच उसका हाथ पकड़कर शादी के हॉल में एक साथ चल सकती थी, तो वह उसे बिना किसी शर्त के प्यार करता, उसकी रक्षा करता, अपने बचे हुए साल उसके दिल को गर्म करने में बिताता। अगर दोनों आखिरकार शादी नहीं कर पाते, तो वह इसे स्वीकार कर लेता और लूरू यान को मेरे कॉर्निया डोनेशन का सच बता देता। शादी से 3 दिन पहले बड़े दिन के इंतजामों को अंतिम रूप देने के लिए लू और गू दोनों परिवार एक साथ एकत्र हुए। लूरू यान ने कम उम्र में ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया था और उसे अनाथालय भेज दिया गया था। जिन रिश्तेदारों से वह संपर्क में रहती थी वे बहुत कम थे। दूसरी ओर गू परिवार एक बड़ा खानदान था। विदेश से काफी रिश्तेदार शादी में शामिल होने आए थे। गुयानचिन का चचेरा भाई विशेष रूप से खूबसूरत देश से वापस आया था, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर। भाई भाभी, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। बिंग बिंग। माहौल कुछ देर के लिए शांत हो गया। लूरुयान की नजर बिंग बिंग पर टिक गई। वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो फिर लिन बे के बारे में क्या? उसने भी लूरुयान को पहचान लिया। वह खुद को यह सोचे बिना नहीं रोक सकी कि दुनिया वास्तव में कितनी छोटी थी। उसे मेरे द्वारा उस समय व्यक्तिगत रूप से हमें रंगे हाथों पकड़ने का नाटक रचने में मदद करने का काम सौंपा गया था। अब वह और लूरुयान शादी के रिश्ते से समधी बन चुके। उस घटना को याद करके उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लिनबे, वह तो पुरानी बात है। उसका और मेरा बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। गू मेरा सच्चा प्यार है। तुमने अभी लिनबे को खूबसूरत देश वापस भिजवाया और अब तुम कह रही हो कि गूशु तुम्हारा सच्चा प्यार है। आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। तुम 2 नावों पर सवार होने वाली औरत, बकवास बातें करना और मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। मेरी भावनाएं गुशु के लिए सच्ची हैं। मैंने कब किसी को धोखा दिया? तुम कहती हो कि गुशु के लिए तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं, तो फिर लिनबे कहाँ जाता है? तुम जाहिर तौर पर लिनबे से प्यार नहीं करती, तो फिर तुमने उस समय उसे मुझसे क्यों छीना? तुम उसे विदेश क्यों ले गई? क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुमने सचमुच ऐसा कुछ किया जिससे मेरे साथ नाइंसाफी हुई? गु, क्या तुम्हें अभी भी मेरे लिए मेरी भावनाओं की सच्चाई पर शक है? तो फिर समझाओ कि उसने क्या कहा। उस समय जो हुआ था वह महज एक परफॉर्मेंस थी, जिसे लिनबे ने मुझसे करने के लिए कहा था। लिनबे ने कहा था कि वह कुछ समय के लिए तुम्हें छोड़ने जा रहा है और उसे डर था कि तुम उसका पीछा करोगी। इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ एक धोखेबाजी का नाटक करूं, ताकि तुमसे छुटकारा पाया जा सके। उसके और मेरे बीच उस समय वास्तव में कुछ नहीं हुआ, और जहां तक तुमने मेरे उसे खूबसूरत देश ले जाने की बात कही, वह भी महज एक बहाना था जो उसने तुमसे छुटकारा पाने के लिए बनाया था। मैं और बिंग बिंग 3 साल से खूबसूरत देश में हैं। कभी एक बार भी उसके पास किसी और लड़के को आते नहीं देखा। तुम कह रही हो कि उस समय लिनबे का तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे साथ धोखा करना नकली था, और उसका तुम्हारे साथ खूबसूरत देश जाना भी नकली था। यह नकली है। शुरुआत से लेकर अंत तक यह सब एक परफॉर्मेंस थी जिसे लिनबे ने मुझे रचने के लिए कहा। बाइंडिंग बिंग से पक्का जवाब मिलने के बाद लूरू यान तुरंत मुड़ी और बाहर चली गई। तो फिर उस समय लिनबे ने जो कहा था कि उसका और बिंग बिंग का पैचअप हो गया है और वह खूबसूरत देश वापस जा रहा है, वह भी नकली रहा होगा। वह इन 3 सालों के लिए कहाँ गया था? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? लूरू यान के दिमाग में अब बहुत सारे सवाल थे। केवल मुझे ढूंढकर ही उनके जवाब पाए जा सकते थे। लेकिन वह होटल से बाहर निकली ही थी कि गुयान चेन पीछा करते हुए आया। रुयान, क्या तुम लिनबे को ढूंढने जा रही हो? चेन, मैं बस उसे ढूंढना चाहती हूँ, ताकि पूछ सकूं कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, और जब तुम्हें पता चल जाएगा, तो क्या तुम मुझसे फिर भी शादी करोगी? मैं इस समय किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती। मैं बस जितनी जल्दी हो सके लिनबे को ढूंढना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा जवाब पहले ही मिल चुका है। चेन, मुझे खेद है। बाद में मैं खुद गू परिवार के पास जाऊंगी और तुम्हारे माता हाइफन पिता से माफी मांगूंगी। लिनबे के ठिकाने का तुरंत पता लगाने में मेरी मदद करो। चाहे कोई भी तरीका हो, उसकी लोकेशन जितनी जल्दी हो सके मुझे भेजो। रुयान ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि लिनबे कहाँ है। कहाँ लिनबे कहाँ है? मर गया। लिनबे पहले ही मर चुका है। आचेन, मुझे खेद है। गलत इंसान तुम हो। तुम लिनबे को बदुआ क्यों दे रहे हो? मैंने लिनबे को बदुआ नहीं दी। लिनबे सचमुच मर चुका है। तुम्हारी कार दुर्घटना के दिन जो कॉर्निया तुम्हें मिले थे, वे उसी के द्वारा दान किए गए थे। असंभव, असंभव। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लिनबे कभी नहीं मरेगा। लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में जो शब्द कहे थे, वे लूरू यान के दिमाग में बार बार गूंजने लगे। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी सफल, डोनर लिनबे मृत। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी सफल, डोनर लिनबे मृत। तो उस दिन जो हुआ था वह सच था, कोई मतिभ्रम नहीं था। क्या मैंने लिनबे की मौत का कारण बनाया? गुआन ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को फोन किया और लूरू यान को अस्पताल भेजा। होश में आने के बाद लूरुयान खतरे से बाहर था, लेकिन उसका पूरा वजूद अस्पताल के बिस्तर पर इस तरह लेटा था जैसे उसकी आत्मा निकाल ली गई हो। जीवन का एक भी अंश नहीं बचा था। रूयान, खुद को संभालो। लिनबे की मौत तुम्हारी गलती नहीं है। शुरुआत से ही उसकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी। उस दिन लिनबे अस्पताल भागा आया और उसने कहा कि वह तुम्हें अपने कॉर्निया दान करना चाहता है। पहले तो डॉक्टर लू ने इस आधार पर मना कर दिया कि जीवित डोनर की अनुमति नहीं है, लेकिन उसने कहा कि वह वैसे भी मरने ही वाला है।
अगर डोनेशन के लिए मौत ज़रूरी थी, तो वह अभी मर रहा था। बाद में अस्पताल ने उससे लायबिलिटी वेवर पर हस्ताक्षर करवाए, जिसके बाद वे तुम्हारे लिए ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए सहमत हुए। सर्जरी के दौरान वह कार्डियक शॉक में चला गया और मर गया। जिस पल वह मरा, फ्यूनरल सर्विस सेंटर उसका शरीर लेने आ गया। उन्होंने कहा कि उसने 10 दिन पहले ही अपने खुद के फ्यूनरल की व्यवस्था कर ली थी, जो वही दिन था जब तुम दोनों दोबारा मिले थे। इसलिए रूयान, लिनबे की मौत तुम्हारी गलती नहीं है। लू रूयान ने यह सब सुना और पूरी तरह से शांत हो। 3 साल पहले के मेरे अफेयर से लेकर 3 साल बाद हमारे दोबारा मिलने तक हर एक चीज़ लू रूयान के दिमाग में बार बार चलने लगी। उसे महसूस हुआ कि जो जवाब वह चाहती थी वे ठीक उसके सामने थे, लेकिन वह फिर भी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। आखिरकार उसने एक मुख्य व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, डॉक्टर लू। लू रुयान, खुद को संभालो और डॉकल्लू को मेरे पास लाओ। बहुत जल्दी डॉकल्लू को लू रुयान के सामने लाया गया। मिस लू, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं लिन बे के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं मिस्टर लिन के बारे में कुछ नहीं जानता। मिस लू, शायद आपने गलत इंसान ढूंढ लिया है। डॉक्टर लू, आप एक समझदार इंसान हैं। मैं ताकत का इस्तेमाल करने की कोई इच्छा नहीं रखती। कभी कभी हालांकि इंसान के लिए अतीत में बहुत गहराई से न जाना ही बेहतर होता है। और अगर मैं खोदने की जिद करूं, तो ठीक है फिर। मिस्टर लिन आपसे बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार आपको पता होना चाहिए। इसे उनके साथ ज़मीन के नीचे दफन नहीं किया जाना चाहिए। मिस लू, 3 साल पहले जब आपका अचानक हार्ट फेल हो गया था, तो जिस युवक ने आपको अपना दिलदान किया था, वह कोमा जैसी स्थिति में था। क्या आप जानती हैं कि उसके पिता कौन थे? मुझे याद है कि उसके पिता एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे। क्योंकि उसके बेटे के दिल का इस्तेमाल किया गया था, मैं इस दुनिया में अपनी जगह वापस पाने में सक्षम हुई। अपनी कंपनी बनाने में सफल होने के बाद हर साल मैं उनके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का समर्थन करने के लिए उस प्रयोगशाला को एक बड़ी रकम दान करती थी। शाओ वूजी एक फार्मास्यूटिकल पागल था। उसकी माँ की मृत्यु हंटिंगटन रोग से हुई थी, इसलिए उसकी जिंदगी की इच्छा हंटिंगटन के इलाज पर शोध करने की थी। प्रयोगशाला स्थापित करने के शुरुआती दिनों में फंडिंग और कर्मियों की कमी के कारण उसने अपने ही बेटे को ड्रग टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं किया। इसी वजह से उसका बेटा कोमा जैसी स्थिति में पहुंच गया। 3 साल पहले आपको जीवित रहने के लिए ट्रांसप्लांट के लिए उसके बेटे के दिल की सख्त जरूरत थी। वह ठीक इसी प्रभाव का इंतजार कर रहा। इसलिए उसने बदले में एक शर्त का प्रस्ताव रखा। क्या शर्त? उसने प्रस्ताव रखा कि मिस्टर लिन स्वेच्छा से जाकर उसके ड्रग ट्रायल सब्जेक्ट बन जाएं। ट्रायल सब्जेक्ट के रूप में 3 साल बिताने के बाद उन अज्ञात दवाओं ने मिस्टर लिन के स्वास्थ्य को बहुत पहले ही तबाह कर दिया। उनका पूरा शरीर दवाओं के कटाव से पस्त हो चुका था। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुके थे। वह अब ट्रायल सब्जेक्ट के रूप में काम करने के योग्य नहीं रहे थे। यही वजह है कि शाओ वूजी ने आखिरकार उन्हें प्रयोगशाला से रिहा कर दिया। लिनबे, मेरे लिनबे, मेरा प्यार। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। उसने इतना दर्द झेला। और मैंने क्या किया? मैं उस पर गुस्सा थी। मैंने उसे अंतहीन रूप से अपमानित किया, उसे प्रताड़ित किया, उसे झुकाना चाहती थी। उसके मुंह से पछतावा सुनना चाहती थी। मेरे लिए उसके प्यार के अवशेषों को खोजना चाहती थी। लेकिन हर बार मैं निराश हुई। वह मुझसे नफरत करती थी। मुझसे नफरत करती थी कि मैं उसके साथ इतनी क्रूर थी। नफरत करती थी कि मैंने हमारे बीच के सालों के एहसासों को फेंक दिया। लेकिन अब लू रू यान समझ गई थी, मैं प्यार के बिना नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यही वजह थी कि मैंने उन ठंडे शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए महसूस होने वाले छिपाने के लिए किया था। इस बीच श्याओ वूजी ने लू की टेक्नोलॉजी कंपनी से निमंत्रण मिलने पर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट ले आया। हालांकि इस बार मीटिंग हमेशा की तरह कंपनी में नहीं थी, बल्कि लूरू यान के घर पर थी और केवल उन्हें ही आमंत्रित किया गया था। लेकिन इस पल शाओ वूजी का दिमाग उत्साह से भर गया था और इस संदेहास्पद बात को जल्दी ही नजरअंदाज कर दिया गया। लूरू यान ने व्यक्तिगत रूप से श्याओ वूजी का स्वागत किया, जिससे उन्हें अप्रत्याशित रूप से सम्मानित महसूस हुआ। डायरेक्टर श्याओ, इसे अपना ही घर समझे। डायरेक्टर लू, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को आपके उदार दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके नाम जाम उठाता हूँ। उदारता की बात करें तो अगर डायरेक्टर श्याओ ने उस समय अपने बेटे का दिल मुझे उदारतापूर्वक दान न किया होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेडिकल क्षेत्र के किसी व्यक्ति के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से किसी को मरते हुए नहीं देख सकता था। कहने के लिए कितनी अच्छी बात है, एक डॉक्टर का दिल। तो क्या मैं डायरेक्टर श्याओ से पूछ सकती हूँ, क्या यह आपका डॉक्टर का दिल ही है, जिसने आपको ड्रग एक्सपेरिमेंट्स के लिए स्वस्थ लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी? डायरेक्टर लू, मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। मुझे लगे कि हम आज कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा नहीं कर सकते। मैं निकल रहा हूँ। वह दरवाजे तक गया, केवल यह देखने के लिए कि वह बंद हो चुका था। उसी समय उसके अंगों से ताकत खत्म हो गई और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। लूरू यान धीरे से अपनी सीट से उठी, हाथ में एक नुकीला स्कैल्पेल लिए जोजी की तरफ चलते हुए उससे खेलने लगी। डायरेक्टर लू, चलिए बात करके इसे सुलझाते हैं। क्या कोई गलतफहमी हुई है? एक गलतफहमी? शाओ वूजी, क्या तुम्हें याद है जब तुम अपने बेटे का दिल मुझे दान करने देने के लिए सहमत हुए थे? तुम्हारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूरे 3 साल तक उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए और अब तुम इसे एक गलतफहमी कह रहे हो। उसकी पसंद, लेकिन मैं इसे नहीं चाहती थी। मैं उसे इस तरह मुझे बचाने देने के बजाय मर जाना पसंद करती। प्रेसिडेंट लू, कृपया मुझे बख्श दें, मुझे बख्श दें। आज मैं उसे बदला लूंगी।
तुम राक्षस। रूयान, उतावली मत बनो, कानून से शाओ वूजी से निपटेगा। अगर तुम उसे अभी मार देती हो तो तुम एक हत्यारी बन जाओगी। कृपया ऐसा कुछ मूर्खतापूर्ण मत करो। आचिन, तुम मूर्खतापूर्ण किसे कहते हो? लिनबे मुझे बचाने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बनने गया, फिर भी उसने मुझे बताने की हिम्मत नहीं की। उसने मुझे गलतफहमी में रखने और नफरत करने देने के लिए धोखेबाजी के बारे में एक कहानी गढ़ना पसंद किया। क्या तुम उसे मूर्खतापूर्ण कहते हो? जीने के लिए बहुत कम समय बचे होने पर भी उसने मुझे अपने कॉर्निया दान करने का फैसला किया और अंत में ऑपरेशन थिएटर में मर गया। क्या तुम उसे मूर्खतापूर्ण कहते हो? वह मुझसे इतना गहरा प्यार करता था और उसने मुझे से सब कुछ दे दिया, फिर भी मुझे पता तक नहीं चला कि वह मर चुका था। मैं किसी और के साथ शादी की योजना बनाने में व्यस्त थी। क्या तुम उसे मूर्खतापूर्ण कहते हो? वह मेरे लिए इतनी बार मूर्ख बना, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं उसके लिए सिर्फ एक बार मूर्ख बन जाऊं? रुयान, लिनबे ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वह इसलिए था क्योंकि वह चाहता था कि तुम अच्छे से जियो। उसकी उम्मीदों को निराश मत करो। मैं केवल तभी जीना चाहती हूँ जब वह जिंदा हो। रुयान, क्या तुम मरने के बाद नरक में जाना चाहती हो और लिनबे से हमेशा के लिए अलग होना चाहती हो? क्या तुम सचमुच मानती हो कि अगला जीवन होता है? होता है, जरूर होता है। और लिनबे इतना दयालु इंसान था, वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा। अगर तुम्हारे हाथ खून से सने हैं और तुम नरक में जाती हो तो तुम उसे कभी कैसे ढूंढ पाओगी? शाओ वूजी ने लिनबे को इतनी बुरी तरह तड़पाया। उसे आधा मरा हुआ जीने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। इतनी आसानी से मरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोई इसे अस्पताल ले जाओ और इसे जिंदा रखो, और कुछ नहीं। लिनबे ने 3 साल की तकलीफ झेली। मैं शाओ वूजी को इसे 100 गुना 1000 गुना करके चुकाने पर मजबूर करूंगी। बाद में लूरुयान लोगों को शाओ वूजी के फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को तबाह करने ले गई। सर्विलांस फुटेज के जरिए उसने सचमुच देखा कि लिनबे के 3 साल वहां कैसे रहे थे। जिस दिन वह पहली बार पहुंचा था वह अभी भी वही मुस्कुराता हुआ युवक था जो उसे याद। लेकिन वहां के रिसर्चर्स ने उसके साथ एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक रिसर्च स्पेसिमेन की तरह व्यवहार किया। उन्होंने बार बार उसका खून निकाला, दवाएं दी और दिन ब दिन उस पर टेस्ट चलाते रहे। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि दवाएं उसे कितनी तकलीफ पहुंचा रही। जैसे जैसे दवाओं ने अपना असर दिखाया, उसका रंग दिन ब दिन खराब होता गया और उसका हौसला और ज्यादा टूटता गया। फुटेज के अंत तक उसका शरीर इस हद तक बिगड़ चुका था कि वह अब दवाओं के असर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह दर्द में तड़प रहा था, फिर भी वह लूरुयान का नाम ले रहा था। रुयान, बहुत दर्द हो रहा है। रुयान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लुरुयान खुद को स्क्रीन पर मौजूद छोटी आकृति को छूने से नहीं रोक सकी। वह कितनी इच्छा कर रही थी कि वह उसकी गहरी सिकुड़ी हुई भौं को सहला सके और उसकी जगह उन दर्दों को झेल सके। पछतावे और पीड़ा के आंसू लुरुयान के चेहरे से बहने लगे। वह खुद से गहरी नफरत करने लगी कि जब लिनबे उसे ढूंढने आया था तो उसने कुछ भी गलत क्यों नहीं नोटिस किया। उस समय वह केवल गुस्से और नाराजगी से भरी हुई थी। उसने उसे अपमानित और प्रताड़ित किया था। उसे अपने आगे झुकाना चाहती थी, उसके होठों से पछतावा सुनना चाहती थी, उसमें उस बचे हुए प्यार को ढूंढना चाहती थी जो वह अभी भी उसके लिए रखता था। बार बार वह निराश हुई। उसने उससे नफरत की थी। उससे नफरत की थी कि वह उसके प्रति कितना बेरहम था। उससे नफरत की थी कि उसने उनके रिश्ते के सालों को फेंक दिया। लेकिन अब लूरू यान समझ गई थी, ऐसा नहीं था कि वह उससे प्यार नहीं करता था। बात यह थी कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। यही वजह थी कि उसने उन ठंडे और बेरहम शब्दों का इस्तेमाल उस प्यार को छिपाने के लिए किया था जिसे वह अभी भी उसके लिए महसूस करता था। उसने फिर वह कमरा ढूंढ लिया जहां लिनबे रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहता था। एक छोटा सा कमरा जो मुश्किल से एक बिस्तर समाने लायक बड़ा था, बिना किसी खिड़की के दम घुटने वाली तंग जगह। और लिनबे ने यहाँ 3 साल बिताए थे। उसने अपना पूरा शरीर उस छोटे से बिस्तर पर टिका दिया, जैसे कि वह अभी भी उसकी गर्मी महसूस कर सकती हो, उसके जलते हुए फिर भी अनकहे प्यार को महसूस कर सकती हो। लिनबे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुछ दिनों में उसके सामने उसके प्यार का इजहार करने का दृश्य फिर से आ गया। वे अभी आगे 18 साल के हुए थे। पॉलिसी के तहत वे अब अनाथालय में नहीं रह सकते थे। वहां 10 से ज्यादा साल बिताने के बाद दोनों के पास बहुत कम सामान। लिनबे ने अपना सामान लिया और अनाथालय की तरफ मुड़ मुड़ कर देखता रहा। मैं जन्म से ही अनाथालय में रहा हूँ। यह जगह मेरा घर है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से छोड़ दिया जा रहा है। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, मैं भी तुम्हारा परिवार हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जब तुम्हें किसी दिन कोई बॉयफ्रेंड मिल जाएगा तो तुम निश्चित रूप से मेरे बारे में सब भूल जाओगी। पिछली बार मैंने उस स्कूल के दिल की धड़कन को तुम्हारे सामने इजहार करते देखा था। क्या मैंने उसे मना नहीं कर दिया था? भले ही तुमने उसे मना कर दिया हो, लेकिन दूसरे भी होंगे, कोई और स्कूल का राजकुमार। देर सवेर तुम उनमें से किसी एक को हाँ कह दोगे। उस पल लिनबे अभी अभी 18 साल का हुआ था। वह उम्र जब भावनाएं पहली बार खिलती हैं। उसका दिल बहुत पहले से ही लू रुयान के प्यार में गहराई से डूबा हुआ था। लेकिन लू रुयान ने हमेशा उसे एक परिवार के सदस्य की तरह देखभाल दिखाई थी और वह नहीं जानता था कि वह वास्तव में उसके लिए किस तरह की भावनाएं रखती है। उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उसे डर था कि लूरू यान को एक दिन कोई और ले जाएगा। उसके शब्दों के पीछे के अर्थ को समझते हुए लूरू यान मुस्कुराई और कहा, मेरे पास वास्तव में इसे हमेशा के लिए सुलझाने का एक तरीका है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बॉयफ्रेंड होने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिनबे, मेरे बॉयफ्रेंड बनो, आइए अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाएं। इस तरह हम एक दिन एक ही घरेलू रजिस्टर साझा कर सकते हैं।
तुम क्या कहते हो? इन शब्दों ने लिनबे को स्तब्ध कर दिया। वह आखिरकार शर्माया और उसने सिर हिलाया। बाद में जब दोनों ने पाया कि उनकी भावनाएं आपसी थीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत पहले से ही एक दूसरे के चुने हुए व्यक्ति थे। लूरू यान ने यहाँ तक कि उसे चिढ़ाया भी, यह कहते हुए कि वह उसे डराने से डर रही थी और उसने यूनिवर्सिटी तक इजहार करने का इंतजार करने की योजना बनाई थी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई उससे पहले बाजी मारने ही वाला था। अगर तुमने उस समय इजहार न किया होता जब तुमने किया, तो मैं रो पड़। उनकी पहली डेट यूनिवर्सिटी कैंपस में स्वान लेक के पास थी। वह क्रिसमस का दिन था। दोनों अभी अभी एक पार्ट टाइम जॉब से वापस आए थे और लगभग आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही लिनबे उसे लड़कियों के डॉर्मेट्री तक वापस छोड़ रहा था और स्वान लेक के पास से गुजरा, उसने अपने बैग से एक छोटा सेब निकाला जिसे उसने खुद बुना था और उसे दे दिया। लियूरुयान मुस्कुराई और उसने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन लिनबे संतुष्ट नहीं था। आज क्रिसमस है और तुमने मेरे लिए कोई तोहफा भी तैयार नहीं किया। लूरुयान इतनी व्यस्त थी कि उसका सिर घूम रहा था और उसने वास्तव में सरप्राइज या विशेष अवसरों के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन वह उसे निराश नहीं करना चाहती थी। आधा घंटा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। एक तोहफा है जो मैं यही चाहता हूँ। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और उसकी तरफ झुका। लूरुयान को अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि उसने उस रात कैसे पहल की थी। कुछ समय बाद लूरुयान का फोन बजा और उसने उसे उसकी यादों से बाहर खींच लिया। उसके उत्साहित असिस्टेंट की आवाज लाइन के दूसरे छोर से आई। डायरेक्टर लू, हमें मिल गया जहां लिनबे की राख दफन है। लिनबे की मौत के बारे में जानने के बाद से ही लूरुयान ने तुरंत लोगों को उसकी राख ढूंढने के लिए फ्यूनरल होम भेजा था। लेकिन वहां के कर्मचारियों ने कहा कि मृतक ने एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और वे किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। लूरू यान ने यह पता लगाने के लिए थोड़ा प्रभाव इस्तेमाल किया कि लिन बे ने प्रोवेंस में एक लैवेंडर फ्लावर बरियल की पहले से व्यवस्था की थी, लेकिन सटीक स्थान अज्ञात रहा। इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को प्रोवेंस में उसकी राख का सही ठिकाना ढूंढने के लिए भेजा था, जबकि वह अपना बदला व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए पीछे रुक गई थी। अब जब लिन बे की राख मिल गई थी, वह आखिरकार उसके साथ बहुत बहुत लंबे समय तक रह सकती। लिनबे, मैं केवल यही उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे कदम थोड़े धीमे हो। मेरा इंतजार करना। डायरेक्टर लू, मिस्टर लिन मरे नहीं है। वह लैवेंडर गार्डन में है। क्या? आधे घंटे बाद कैपिटल से एक प्राइवेट जेट ने उड़ान भरी। गंतव्य एकोम प्रोविंस। मिस्टर लिन, आप जाग गए। आपने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? क्या होता अगर आप गिर जाते? मैं जागा और बाहर आकर फूलों की खुशबू लेना चाहता था। मैं पिछले कुछ दिनों में इस जगह से परिचित हो गया हूँ। मैं इतनी आसानी से नहीं गिरूंगा। जब ऑपरेशन थिएटर में लिनबे का दिल शॉक में चला गया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन जब फ्यूनरल होम के कर्मचारियों ने उसका शरीर प्राप्त किया और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो उसका दिल धीरे धीरे फिर से धड़कने लगा। मौत को मात देने के बाद लिनबे को कोई विशेष राहत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि मौत ही अंततः उसकी अंतिम मंजिल होगी। वह नहीं जानता था कि इन अतिरिक्त कुछ दिनों में स्वर्ग ने उसे क्या अर्थ दिया था। उसने बस फ्यूनरल होम के कर्मचारियों से उसे प्रोवेंस ले जाने के लिए कहा, ताकि वह यहाँ शांति से अपनी मौत का इंतजार कर सके। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह जमीन पर गिर गया। ली शिंगयू ने जल्दी से उसे उठाने में मदद की और उसे पास की कुर्सी पर बिठा दिया। मिस्टर लिन, आपका शरीर कमजोर है, कृपया बैठे रहें। शिंगयू, इन पिछले कुछ दिनों में मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा समय बहुत नज़दीक आ गया है। इस कार्ड पर कुछ दसियों हजार हैं। इसे अपनी तकलीफ के भुगतान के रूप में समझो। ली शिंग यू ने जल्दबाजी में इसे दूर हटा दिया, यह महसूस होने पर कि लिनबे देख नहीं सकता था। उसने कार्ड वापस लिनबे के हाथ में धकेल दिया। देखभाल करना मेरा काम है और मुझे आपके साथ एक वास्तविक जुड़ाव महसूस होता है। आपकी देखभाल करना कुछ ऐसा है जो मैं स्वेच्छा से करता हूँ। मैं एक अनाथ हूँ और मैं जल्द ही अपनी आंखें बंद करने वाला हूँ। यह पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। अगर आप इसे नहीं चाहते हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मेरे जाने के बाद जब आप कैपिटल वापस जाएं, तो इसे किसी अनाथालय में दान कर दें? मिस्टर लिन, निश्चिंत रहें, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपकी दयालुता अनाथालय के बच्चों तक पहुंचे। धन्यवाद। शिंगयू, मिस्टर लिन, क्या आप मानते हैं कि मृत्यु के बाद लोग वास्तव में स्वर्ग के राज्य में जाते हैं? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं अभी एक बहुत ही भावुक नाटक देख रहा हूँ। अंत में मेल लीड मर जाता है और फीमेल लीड से वादा करता है कि वह स्वर्ग में उसका इंतजार करेगा। जब मैं छोटा था, तो अनाथालय के केयरटेकर्स हमेशा हमसे कहते थे कि जिन्होंने जीवन में कोई बुराई नहीं की है, जिनकी आत्माएं शुद्ध हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएंगे। फिर मिस्टर लिन जैसा दयालु व्यक्ति निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा। वे कहते हैं कि स्वर्ग बिना किसी उदासी या दर्द की दुनिया है, शाश्वत खुशी की जगह है। लेकिन क्या लूरुयान के बिना कोई दुनिया वास्तव में खुशहाल होगी? वह नहीं जानता था। लिनबे अनाथालय में पला बढ़ा था। वहां के बच्चों के हमेशा एक जैसे बाल कटते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, निश्चित गतिविधि का समय होता था और निश्चित भोजन होता था। जीवन में एक प्रकार का सुन सन्नाटा था। फिर जब वह 7 साल का था, तो लूरुयान अनाथालय आई। उसने सुंदर घुंघराले बालों के साथ एक लाल रंग की ड्रेस पहनी थी, जो किसी और जैसी नहीं दिखती थी, और उसने तुरंत उसका ध्यान खींचा। उस रात उसने लूरुयान को अपने कंबल के नीचे छुपा हुआ पाया, जो चुपचाप रो रही। उसने उसका कंबल उठाया और पूछा कि वह क्यों रो रही थी। मुझे अपने मम्मी और पापा की याद आ रही है, लेकिन तुम्हारे मम्मी और पापा तुम्हें अब और नहीं चाहते।
उसके युवा दिमाग में केवल माता पिता द्वारा छोड़े गए बच्चे ही अनाथालय में आते थे। इस एक वाक्य ने लूरू यान को और भी जोर से रुला दिया। बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपनी कीमती मिल्क कैंडीज में से एक को खोला, जिसे वह लंबे समय से बचा कर रख रहा था, और उसे उसके मुंह में ठूंस दिया, जिसने आखिरकार उसके आंसू रोक दिए। उनके दोस्त बनने का वह पहला कदम था। बाद में ही उसे पता चला कि लूरू यान को अनाथालय इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो उसके जैसे बच्चों से अलग था जिन्हें जन्म से ही छोड़ दिया गया था। फिर भी किसी तरह उसे हमेशा लगा कि यह एक जैसा ही था, क्योंकि दोनों के माता पिता नहीं। लियू रुयान उसे अनाथालय के बाहर की दुनिया के बारे में बताती थी, ऐसी चीजें जो उसने कभी नहीं देखी थी या अनुभव नहीं की थी, और वह उसके साथ बिताए हर पल को संजो कर रखता था, जिससे उसका दिल बाहर की दुनिया की लालसा से भर जाता। अनाथालय में उनके 11 साल के दौरान वे एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे, एक दूसरे का परिवार। जब वे 18 साल के हुए तो लूरू यान ने अपनी भावनाओं का इजहार किया और उन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। अपने तीसरे साल में लूरू यान ने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखकर अपनी पहली बड़ी रकम कमाई और उसने एक छोटा 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदा। तब से उन दोनों का आखिरकार एक घर बन गया। उस अपार्टमेंट में उन्होंने जीवन की कई पहली चीजों का एक साथ अनुभव किया। बाद में लूरुयान उसके कंधे पर झुक गई और उसे अपनी शादी की पोशाक के लिए स्केच डिजाइन बनाते हुए देखा। वे ग्रेजुएशन के ठीक बाद शादी करने, 2 प्यारे बच्चे पैदा करने और 4 लोगों का एक खुशहाल परिवार बनाने की योजना बना रहे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मिस्टर लिन, आप क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं है। हवा ने मेरी आंखों में कुछ उड़ा दिया। उस पल हवा का एक झोंका भी नहीं था, लेकिन ली शिंग यू ने उस झूठ को उजागर नहीं किया। वह जानता था कि लिन बे शांति और आराम से कोसों दूर था, जितना वह दिखाई दे रहा था। बिना किसी घबराहट या डर के मौत का सामना कौन कर सकता है, खासकर कोई इतना युवा। ली शिंग यू खुद को इस बात पर अफसोस करने से नहीं रोक सका कि इतने दयालु और कोमल इंसान के लिए तकदीर वास्तव में कितनी नाइंसाफ थी कि उसका जीवन इतना छोटा था। मिस्टर लिन, मैं आपको कुछ समाचार पढ़कर सुनाता हूँ। यह उनकी दैनिक दिनचर्या थी। चूंकि लिन बे देख नहीं सकता था, ली शिंग यू जोर से पढ़ने के लिए मजेदार और दिलचस्प समाचार कहानियां चुनता था। इस जोड़े ने लॉटरी में 5 लाख जीतने की कल्पना की, फिर इसे बांटने के तरीके को लेकर इस कदर झगड़ पड़े कि मारपीट की नौबत आ गई। और यह एक एक चोर ने हजारों की नकदी चुराई, केवल दूसरे चोर द्वारा खुद लूटे जाने के लिए, जिससे वह इतना अगबुला हो गया कि उसने खुद पुलिस को फोन कर दिया। कई कहानियां पढ़ने के बाद ली शिंग यू ने देखा कि लिन बे ने केवल होठों को थोड़ा सा हिलाया। यह महज बिना किसी वास्तविक प्रतिक्रिया के एक औपचारिक जवाब था। इससे ली शिंग यू को एहसास हुआ कि लिन बे आज विशेष रूप से परेशान लग रहा था। मिस्टर लिन, आज क्या बात है? क्या आप कहीं अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? मैं बस कल रात ठीक से सो नहीं पाया। सच तो यह था कि नींद खराब नहीं थी। वह बिल्कुल भी नहीं सोया था, क्योंकि आज लूरू यान और गुयान चेन की शादी का दिन था। आज वह लड़की जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था शादी कर रही थी, और दूल्हा वह नहीं था। शिंगू, क्या आप कैपिटल में लूरू यान और युवा मास्टर गुयान चेन की शादी की लाइव स्ट्रीम निकाल सकते हैं? मिस्टर लिन, आप उनकी शादी क्यों देखना चाहेंगे? मैंने कैपिटल छोड़ने से पहले सुना था कि उनकी शादी बेहद आलीशान थी। अकेले डेकोरेशन पर ही करोड़ों खर्च हुए थे, इसलिए मैं उत्सुक हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ कि उनकी शादी वास्तव में कैसी है। इसे शादी के लिए मेरी लालसा को संतुष्ट करने के रूप में सोचें। ली शिंग यू ने एक काफ़ी जाने माने इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीम खोली, और इस चिंता में कि लिनबे स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएगा, वॉल्यूम पूरी तरह से बढ़ा दिया। लाइव स्ट्रीम में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए टेक आंट्रप्रेन्योर लुरुयान और युवा मास्टर गुयान चेन की शादी का पूरा कवरेज लेकर आऊंगा। मैंने सुना है कि दुल्हन के पार्टनर को लेवेंडर बहुत पसंद है, इसलिए शादी की पूरी थीम हल्के बैंगनी रंग की है। यहाँ तक कि बैंक्वेट हॉल के झूमर भी एमेथिस्ट से बने हैं। लाइव स्ट्रीमर ने शादी के पूरे वेन्यू का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें बादलों जैसे ताजा फूलों से लेकर सेंटर स्टेज पर बिछाई गई सिल्क रेड कारपेट तक शामिल थी। लिनबे ने बहुत ध्यान से सुना। उसका दिमाग पहले से ही दृश्य की एक जीवंत तस्वीर बना रहा था। 1 घंटे बाद गु यानचिन दूल्हे की औपचारिक पोशाक पहने हुए बैंक्वेट हॉल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए। वह यहाँ है। दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर आने वाले हैं। हर कोई मेरी लाइव स्ट्रीम पर बना रहे। यह अजीब है, केवल दूल्हा ही क्यों है और कोई दुल्हन क्यों नहीं है? और क्या ये अफवाह नहीं थी कि उनकी शादी की पोशाक भी लेवेंडर थीम वाली थी, जिसे खुद लूरू यान ने व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किया था? आज गुयान चेन केवल एक साधारण सूट क्यों पहने हुए हैं? स्वागत है प्यारे परिवार के सदस्यों और दोस्तों का, जो आज की शादी में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए हैं। मैं आप सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बैंक्वेट शुरू होने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है। आज की शादी रद्द कर दी गई है। शादी के वेन्यू पर कोई दुल्हन नहीं थी, केवल दूल्हा था, जो बैंक्वेट हॉल में अकेला खड़ा था, यह घोषणा करते हुए कि शादी रद्द कर दी गई है। यह कोई बड़ी छिपी हुई कहानी होनी चाहिए थी। क्या दुल्हन शादी से पहले भाग गई होगी? शादी रद्द करने का निर्णय लूरू यान और मेरे बीच आपसी था। शादी को हम दोनों ही पवित्र मानते हैं। शादी की पूर्व संध्या पर हमने पाया कि हम में से कोई भी दूसरे के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। हम दोनों सहमत हैं कि शादी में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है। शादी में प्रवेश करने और केवल भावनात्मक रूप से दूर होने और अपने अलग रास्ते जाने से बचने के लिए हमने समय रहते इस गलती को रोकने का फैसला किया। मिस्टर गु, चूंकि शादी रद्द करना आपके और डायरेक्टर लू के बीच एक आपसी निर्णय था, तो वह बैंक्वेट में यहाँ क्यों नहीं है? आप अकेले इस सब का सामना क्यों कर रहे हैं?
कल विमान में सवार होने से पहले लूरुयान ने गुयान चेन को फोन किया था और उससे कहा था कि वह लिनबे को ढूंढने प्रोविंस जा रही है और वह अपने असिस्टेंट से अपने पर्सनल अकाउंट पर उनकी शादी को रद्द करने की बात पोस्ट करवाएगी, ताकि सभी ऑनलाइन आलोचना और टिप्पणियां उस पर गिरें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि गुआन इस सगाई से बेदाग बाहर निकल सके। लेकिन गु यानचिन ने मना कर दिया था। उसने उससे कहा कि वह बिना किसी चिंता के लिन बे को ढूंढने जाए, वह शादी को खुद संभालेगा। गुयान प्यार में आखिरी बार अपनी बात पर अड़े रहना चाहता था, इसलिए उसने फिर भी शादी की पोशाक पहनी थी। इस जीवन काल में वह कम से कम कह सकता था कि उसने लूरू यान से शादी की। लिनबे लूरू यान के लिए, मेरा प्यार तुम्हारे प्यार के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने प्यार को आधे अधूरे मन से मरने नहीं दूंगा। मैं देख सकता हूं कि यह सज्जन अभी भी लूरुयान से प्यार करते हैं। स्पष्ट रूप से लूरुयान वह है जिसका दिल बदल गया है। निश्चित रूप से उसने आपके साथ गलत किया है मिस्टर लिन। क्या आपको नहीं लगता? उस पल लिनबे का दिमाग पूरी तरह से इस खबर से घिरा हुआ था कि लूरुयान और गुयान चेन ने शादी रद्द कर दी थी। उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि ली शिंग यू क्या कह रहा था। उन्होंने वास्तव में शादी क्यों रद्द की? क्या लूरुयान कुछ जानती है? मिस्टर लिन, क्या आप सुन रहे हैं? मैंने कहा, निश्चित रूप से लूरुयान ही है जिसने अपना मन बदल लिया। उसने पूरी तरह से आपके साथ गलत किया है। ली शिंगयू ने अचानक एक चीख निकाली, जिससे लिनबे चौंक गया। लिनबे ने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए। शिंगयू, क्या बात है? ली शिंगयू अपने सामने आए व्यक्ति को देखता रहा, जो यात्रा से थका हुआ और यात्रा की धूल से सना हुआ था, और तुरंत अवाक रह गया। उसने खुद से कसम खाई कि वह कभी भी किसी के पीछे उसकी बुराई नहीं करेगा। किसने सोचा होगा कि जो दुल्हन शादी से नदारद थी, वह अचानक उसके ठीक सामने आ जाएगी। वह लिनबे से कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा कि नए आए व्यक्ति ने लिनबे को सीधे अपनी बाहों में खींच लिया। ली शिंग यू की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। अचानक किसी के द्वारा गले लगाए जाने पर लिन बे ने सोचा कि वह ली शिंग यू था, लेकिन एक पल में उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। उस व्यक्ति का कद और बनावट ली शिंग यू जैसी बिल्कुल नहीं थी। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। अपने अंधेपन के कारण वह वास्तव में लगातार आंतरिक घबराहट की स्थिति में रहता था। वह आज़ाद होने के लिए संघर्ष करने ही वाला था जब उसने अपनी गर्दन के पास कुछ गर्म और गीला महसूस किया। वह रो रही। लूरू यान का चेहरा तुरंत उसके दिमाग में आ गया। लूरू यान, लिनबे, यह मैं हूं। उसका दिल बैठ गया। केवल एक ही विचार उसके दिमाग में भर गया, वह जानती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पता नहीं चलना चाहिए। नहीं लिनबे, तुम कब तक मुझे अपने से दूर धकेलते रहोगे? तुम्हें कैपिटल में शादी में मिस्टर गू के पास होना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों हो? लिनबे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मेरा प्यार एक दिन के लिए भी नहीं रुका है। कृपया मुझे दूर धकेलना बंद करो। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 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 लेकिन मैं मर रहा हूँ। लूरू यान, मैं मर रहा हूँ। मैं लंबे समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अपनी आंखें बंद करते और जाते हुए देखो। मैं और भी कम चाहता हूं कि तुम मेरी आंखें बंद होने के बाद अपनी बाकी की जिंदगी मेरे लिए अपराध बोध और तड़प में बिताओ। लिनबे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इसके साथ ही उसने मुझे उठाया और बाहर चल। रास्ते में ही उसने पहले से ही सबसे प्रामाणिक विशेषज्ञों से संपर्क कर लिया था। वह मेरी जिंदगी को मौत के दरवाजे से वापस खींचने वाली थी। मिस्टर लिन के विभिन्न अंगों पर गंभीर रूप से अत्यधिक दबाव पड़ा है और अज्ञात दवाओं के दीर्घकालिक सेवन के कारण अतिरिक्त गिरावट आई है। वह आज तक टिका हुआ है। यह पहले से ही एक चमत्कार है। क्या हम यह दावा नहीं करते कि हमारे पास सबसे उन्नत चिकित्सा तकनीक है? जब तक आप उसे बचा सकते हैं, कुछ भी समस्या नहीं है। मिस लू, हम वास्तव में इस सज्जन की स्थिति के संबंध में बेबस हैं। उनका शरीर पहले से ही तेल रहित सूखे दीपक के बुझने के बिंदु पर पहुंच चुका है। वह किसी भी पल जा सकते हैं। आप बकवास बातें कर रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से सिर्फ अक्षम हैं और आप अभी भी उसे बद्दुआ देने की हिम्मत कर रहे हैं। रुयान, लिनबे, मैं यहाँ हूँ बेबी। मुझे वापस भेज दो। मैं अपना शरीर खुद जानता हूँ। कृपया डॉक्टरों के लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद करो। लिनबे, उनकी मत सुनो। आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। बेबी, मुझे वापस ले चलो। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल किसी अस्पताल में नहीं बिताना चाहता। लिनबे, मेरी बात सुनो। यह अस्पताल अक्षम है। मैं तुम्हें दूसरे अस्पताल ले जाऊंगी। बेबी, मरने से पहले तुम्हें आखिरी बार देख पाने पर मैं पहले से ही संतुष्ट से कहीं ज्यादा हूँ। लूरुयान ने हार मानने से इनकार कर दिया और मुझे एक दूसरे अस्पताल ले गई, लेकिन जवाब वही। मेरे शरीर का हर फंक्शन पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। मौत किसी भी पल आ सकती थी, इसलिए मेरे दृढ़ आग्रह पर लूरुयान मुझे लेवेंडर के खेतों के बाहर लकड़ी के केबिन में वापस ले जाने के लिए सहमत हो गई। पूरे रास्ते लूरुयान पूरी तरह से बेबसी और असुरक्षा की स्थिति में थी। उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था, यहाँ तक कि पलक झपकाने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी, इस डर से कि अगले ही सेकंड में चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लूंगी और उसे छोड़ दूंगा। बेबी, डरो मत। बेबी, तुम्हें इतना मूर्ख क्यों बनना पड़ा? मैं खुद चले जाना पसंद करता बजाय इसके कि तुम मुझे इस तरह बचाती। बेबी, अगर 3 साल पहले हमारी स्थितियां उलट होती तो तुमने क्या किया होता? लूरुयान इस सवाल के बारे में वास्तव में सोचने लगी। अंत में केवल एक ही जवाब उसके दिमाग में आया। अगर 3 साल पहले उनकी स्थितियां सचमुच उलट होती तो वह शायद यही विकल्प चुनती, क्योंकि हम बहुत पहले से ही एक दूसरे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। बेबी, भले ही मैं मर जाऊं, तुम्हें इस दुनिया में अच्छे से जीना होगा। मैं तुम्हें 3 साल तक मेरे लिए शोक मनाने की अनुमति देता हूँ, लेकिन 3 साल बाद तुम्हें मिस्टर गू से शादी करनी होगी और अपना खुद का परिवार बनाना होगा। लिनबे,
क्या तुम जानते हो कि वे शब्द कितने क्रूर हैं? तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूं और फिर शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए किसी और को ढूंढूं। बेबी, यह मेरे जीवित रहते हुए तुमसे मेरी आखिरी गुजारिश है। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा लिनबे, और कुछ भी होगा तो मैं तुमसे वादा करूंगी। लेकिन यह नहीं बेबी। हमने कभी कहा था कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। अब तुमने मेरे लिए इतना कुछ झेला है। मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हें अकेला कैसे जाने दे सकती हूँ? लिनबे, चाहे नरक में जाना हो या स्वर्ग में जाना हो, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम्हें इतना मूर्ख क्यों बनना पड़ा? कोई भी मुझे मूर्ख कह सकता है, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम मुझसे 1000 गुना 10,000 गुना ज्यादा मूर्ख हो बेबी। चूंकि तुम जानते हो कि मैंने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे लिए किया है। यही और बड़ी वजह है कि तुम्हें मेरी कोशिशों को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हें मेरी उम्मीद को आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छे से जीना चाहिए। मेरी आंखें लो और मेरे लिए दुनिया देखो। लेकिन चाहे मैंने कुछ भी कहा हो, लूरू यान बस मानने या सहमत होने को तैयार नहीं थी। जब वे दोनों लकड़ी के केबिन में लौटे तो लूरू यान मेरा हाथ पकड़ना चाहती थी। जब मैं कार से बाहर निकला, मैं परेशान था और हाथ पकड़ने से मना कर दिया। लूरू यान गुस्सा नहीं हुई। उसकी आंखों में मेरा परेशान और रूठा हुआ रूप वास्तव में पहले के जीवंत रूप जैसा दिखता था। वह सावधानी से मेरे ठीक पीछे रही। जब हम लकड़ी के केबिन तक चले, मैं बिस्तर पर बैठ गया और तुरंत अपने घुटनों को छाती तक खींच लिया और एक गेंद की तरह सिमट गया। ली शिंग यू के पास यहाँ केवल एक ही कमरा था। उसने लू यान के लिए कोई होटल व्यवस्थित नहीं किया। लू यान गई और मेरे हाथ मुंह धोने और सोने के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए पानी लाई। मैंने सहयोग नहीं किया, यहाँ तक कि बेसिन को लात मारकर गिरा दिया। लू यान ने धैर्यपूर्वक सब कुछ साफ किया और मुझे धोने और पहुंचने के लिए पानी का दूसरा बेसिन लाई। जब उसकी उंगलियां मेरी हथेली तक पहुंची तो उसने मेरी हथेली पर छोटे छोटे बिखरे हुए निशान देखे। वह सब कुछ जो उसने मुझे चोट पहुंचाने के लिए किया था, उसकी आंखों के सामने फिर से तैरने लगा। वह मेरे सामने एक घुटने के बल बैठ गई, अपना सिर झुकाया एंड जेंटली किस्ड माई पॉम। यह समर्पण और पश्चाताप दोनों था। बेबी, तुम अब इतने आसानी से रोने वाले इंसान कैसे बन गए हो? मैं कभी भी तुम्हारी तरह मजबूत नहीं रही। क्या तुम भूल गए पहली बार जब हम मिले थे? क्या तुम भी नहीं रो रहे थे? बेबी, तकदीर हमारे साथ पहले से ही काफी बेरहम रही है। मैंने तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए केवल इस एक बार इसे हराने के लिए इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी। कृपया मुझे हारने मत देना। यह पहली बार था जब मैंने तकदीर से इतनी नाइंसाफ होने के लिए नाराजगी जताई थी, जिसने हमारी जिंदगी को इतना अशांत और कठिनाइयों से भरा बना दिया था। लूरू यान झुक गई क्योंकि वह चाहती थी कि मैं जीतूं। वह चाहती थी कि मैं इस नाइंसाफ तकदीर पर काबू पाऊं। हम दोनों ने 3 लंबे सालों में पहली रात एक दूसरे की बाहों में बिताई। मैं गहरी नींद सोया, लेकिन लूरू यान लंबे समय तक सोने की हिम्मत नहीं कर सकी। हर थोड़ी देर में वह अपना सिर उठाती और मुझे देखती, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं गायब नहीं हुआ हूँ। अगली सुबह तड़के मैं जागा और अपने माथे पर एक चुंबन महसूस किया। मेरे मुंह का कोना एक अनैच्छिक मुस्कान में उठ गया। यह वह दृश्य था जिसका सपना मैंने इतने लंबे समय से देखा था। हर सुबह अपनी प्रेमिका की बाहों में जागना, भले ही कल दुनिया खत्म होने वाली हो। मुझ में इसका सामना करने का साहस होगा। फिर मैंने लूरू यान को अपने कान में धीरे से कहते सुना, लिनबे, चलो शादी कर लेते हैं। तुम पर अभी भी एक शादी बकाया है, लेकिन तुम्हें सिर्फ हाँ कहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हाँ, मेरी जिंदगी में सचमुच ज्यादा समय नहीं बचा। इस पल से मैं एक मिनट भी और बर्बाद नहीं करना चाहता था। उठने के बाद लू रुयान ने व्यक्तिगत रूप से नाश्ता बनाया। हम दोनों के खाने के बाद वे स्थानीय रजिस्ट्री गए और अपनी शादी का सर्टिफिकेट बनवाया। हमारी शादी बहुत साधारण, अंतहीन बैंगनी लेवेंडर के खेतों के समुद्र में। दूल्हे लिनबे, क्या आप मिस लूरू यान को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? बीमारी में और स्वास्थ्य में, गरीबी में और अमीरी में, अपनी जिंदगी के अंत तक हमेशा उनके प्रति वफादार और सच्चे रहने के लिए मैं स्वीकार करता हूँ। दुल्हन लूरू यान, क्या आप मिस्टर लिनबे को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? बीमारी में और स्वास्थ्य में, गरीबी में और अमीरी में, अपनी जिंदगी के अंत तक हमेशा उनके प्रति वफादार और सच्चे रहने के लिए मैं स्वीकार करती हूँ। दूल्हा अब दुल्हन को चूम सकता है, हमारे बिल्कुल पहले किस की तरह। नर्वस और उत्साहित दिलों के साथ मैं धीरे धीरे लूरू यान की तरफ झुका। एक कोमल हवा पास से गुजरी, जो फूलों की खुशबू की लहर दर लहर ले जा रही थी, जैसे कि प्रकृति खुद हमें अपना आशीर्वाद दे रही हो। शादी के बाद मेरा शरीर कमजोर और कमजोर होने लगा। मैं अक्सर एक बार में पूरे दिन के लिए सो जाता था, और हर बार जब ऐसा होता, लूरू यान एक मूर्ति की तरह मेरी तरफ से 1 इंच भी नहीं हिलती थी, जब तक कि मैं अपनी आंखें दोबारा नहीं खोल लेता था। तभी लूरू यान में दोबारा जान आती दिखाई देती। जब मैं जागता था तो मुझे जो करना सबसे ज्यादा पसंद था, वह था लुयान के साथ लेवेंडर के खेतों में बाहर जाना। मेरा पूरा वजूद लूरू यान के कंधे पर झुका हुआ, फूलों की खुशबू में सांस लेते हुए, प्रकृति की सांस को महसूस करते हुए। बेबी, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेबी, इस बार मैं स्वर्ग में आगे जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरा इंतजार करना, अब से 100 साल बाद मुझे ढूंढने आना, ठीक है? ठीक है लिनबे, मैं तुम्हें निश्चित रूप से ढूंढने आऊंगी। मेरे मुंह का कोना एक संतुष्ट मुस्कान में बदल गया। मैंने और मेरे प्यार ने भी स्वर्ग का अपना वादा किया था। मैं स्वर्ग में उससे हमेशा प्यार करूंगा, उसका हमेशा इंतजार करूंगा। मेरी उंगली लूरू यान के गाल से फिसल गई। इस बार मैं दोबारा नहीं जागा। लिनबे, मुझे खेद है, मैं उस वादे को नहीं रख सकती जो मैंने तुमसे पहले किया था। लिनबे, मैं अब तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। लिनबे, तुमने मुझसे एक बार पहले झूठ बोला था, अब मैं तुमसे एक बार झूठ बोल रही हूँ।
हमारा हिसाब बराबर हुआ। एक हवा का झोंका आया। लूरुयान और मेरा शरीर दोनों एक साथ लैवेंडर के खेतों में गिर गए। हम दोनों के चेहरों पर संतुष्ट मुस्कान थी। तब से हम आखिरकार हमेशा और स्थायी रूप से एक साथ रह सकते। जब असिस्टेंट और लीशिंग यू भागकर वहां पहुंचे तो उन दोनों के शरीर बहुत पहले ही ठंडे हो चुके थे। उन्होंने लूरुयान और मेरे अवशेष एकत्र किए और अंतिम संस्कार के बाद, जैसा कि हमारी जीवित रहते हुए इच्छा थी, हमारी दोनों की राख को लैवेंडर के खेतों में बिखेर दिया। शिंग यू, क्या आपको लगता है कि मिस्टर लिन और लू जोंग अगले जीवन में दोबारा एक साथ होंगे? वे होंगे। मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकी।